हेलो एवरीवन। एवरी एवरी मंथ की सेकंड संडे की जूम मीटिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी जूम मीटिंग का टॉपिक है कैलकुलेटिंग इंसुलिन टू कार्ब रेशियो एंड इंसुलिन करेक्शन फैक्टर। इंसुलिन से कार्ब अनुपात और इंसुलिन सुधार कारक की गणना। आज की हमारी T1D हीरो है मिस दीपिका कंबोज। आज की हमारी स्पीकर हैं डॉक्टर बीना बंसल। आज के हमारे पैनलिस्ट हैं मिस टीना खन्ना, मिस छवि कोहली एंड डॉक्टर अंजू विरमानी। आज के हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं डॉक्टर अनिल कुमार वेदवाल, डॉक्टर अंजू विरमानी एंड मिस इशिका। आज के हमारे वोट ऑफ थैंक्स में हैं मिस हिमानी एंड मिस्टर जितेश वाधवा। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगी मिस्टर रम्मी छाबड़ा जी एंड मिसेस बिंदिया छाबड़ा जी का, जिन्होंने 1985 में योग ध्यान फाउंडेशन की नींव रखी। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सर। तो आगे बढ़ते हुए आइए चलते हैं मिस्टर जितेश वाधवा की ओर, वो आगे की मीटिंग को कंटिन्यू करें। Next slide, sir, please. Okay, so here I would like to welcome Miss Deepika Kamboj, our today's Type 1 diabetic hero of the month. So Deepika Kamboj is an assistant professor in computer science and application by her profession, and she is living with the Type 1 diabetes since July 2006. Moreover, in 2010, she became a member of Yogdan Foundation and joined the YDF. Further, she did not stop herself here, and in 2015, she actively volunteers within the organization. And yes, she presents herself as a remarkable personality there. Further, in addition to that, she also works for the society. And in 2018, she also helps a young child in her neighbor. So we invite you, ma'am, and please share us your views and encourage us. Thank you, Jitesh. Deepika, are you there? यस सर। दीपिका का स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी बात ये बताना चाहूंगा कि हम सब अपनी समस्याओं से तो जुड़ते ही हैं, जुड़े रहते हैं। सभी बच्चे टाइप 1 पेरेंट्स हैं, अपने बच्चे को देखते हैं, काफी केयर करते हैं। पर एक ऐसी चीज जो हमारी डायबिटीज को मैनेज करने में हमारी हेल्प करती है, वो तब आती है जब हम दूसरे की मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेते हैं। और जब उस पर ज्यादा ध्यान जाता है तो हमें पता लगता है कि हमारी इंपॉर्टेंस क्या है और हमें क्यों स्वस्थ रहना चाहिए और क्यों आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि हम वो जंगल से वो रास्ते को साफ करते हुए आगे बढ़ते हैं, ताकि पीछे पीछे वो सारी कम्युनिटी आ जाए जिन जो हमारी तरह से लाइफ को लीड कर रहे हैं और जी रहे हैं और कभी कभी होप को डाउन फील करते हैं। तो ऐसी ही दीपिका की जर्नी रही है, कई सालों से हमारे साथ जुड़ी रही है। और जब उसको पहले वो अकेला कैसा फील करती थी, और लेकिन जब वो खुद खड़ी हुई और उसने दूसरे की परवाह करना स्टार्ट किया तो उसकी अपनी लाइफ में सही हुई। और इवन दूसरे बच्चे का भी काफी इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दिया, और वो बच्चा इसी संडे हमारे पास आया था जिसकी काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट थी। तो मैं स्वागत करता हूँ दीपिका कंबोज का। दीपिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। सर आई एम ऑडिबल? यस यस प्लीज। सो हाँ, फर्स्ट तुम ऑफ अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ जी सर। शुड आई स्टार्ट सर? यस बच्चे। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, जो सभी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी को मेरा नमस्कार। मैं अपनी जर्नी से आप सबको ये बताना चाहूंगी कि डायबिटिक होने के बाद भी मैं एक नॉर्मल लाइफ कैसे मैनेज कर पा रही हूँ। तो मुझे 2006 में डायबिटीज डायग्नोज हुआ। आई वॉज इन फोर्थ क्लास और मैं सिर्फ 9 साल की थी। फोर्थ क्लास भी मैंने कंप्लीट नहीं किया था। आई एम जस्ट मिड ऑफ द सेशन जब मुझे डायबिटीज का पता चला। तो बहुत ही कहते हैं कि जो स्टार्टिंग के सिम्टम्स थे वो हमें समझ में नहीं आए। तो जो हालत थी वो वर्स होती गई। जैसे कि सिम्टम्स बाद में पता चलते हैं कि ये सिम्टम्स डायबिटीज के ही होते हैं, जो हमें स्टार्टिंग में देखने के लिए मिलते हैं। तो स्टार्टिंग में जैसे सोते वक्त यूरिन पास हो जाना, जहां पर यूरिन है वहां पर चींटियों का आ जाना,
या मेरी हेल्थ में जो मुझे फील हुआ कि मैं स्कूल जाती थी, तो मेरा स्कूल मेरे घर से 10 मिनट्स की दूरी पर था। तो जो मैं आराम से वॉकिंग डिस्टेंस था तो मैं कवर करके बहुत इजीली चली जाती थी। फर्स्ट फ्लोर पे मेरी क्लास होती थी तो मुझे कुछ स्टेयर्स चढ़ के जाना पड़ता था, जो कि मैं बहुत इजीली चली जाती थी। लेकिन जैसे जैसे डायबिटीज जो शुगर लेवल इंक्रीज हुआ तो मुझे लगा कि मैं वो डिस्टेंस कवर कर नहीं पा रही हूँ, और वो स्टेयर्स चढ़ के जाना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। तो मैं कब कुछ दिन मैंने लेट गो किया कि शायद मैं थकी हूँ या फिर मैं ऐसे ही मेरे साथ ये हो रहा है। लेकिन विद इन 10-15 डेज मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अपना वो बैग कैरी करके स्टेयर्स नहीं चढ़ पा रही हूँ। मैं अपने फ्रेंड्स को बोलती थी कि आप मेरा बैग उठा लोगे, मुझे ऊपर नहीं चढ़ा जा रहा है। तो कुछ दिन ऐसे चला, मैंने घर आके अपने मम्मा को बताया कि मैं स्टेयर्स भी नहीं चढ़ पा रही हूँ, तो मुझसे स्कूल जाने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरे फादर ने मुझे कहा कि शायद तुम वीक हो, तो तुम ऐसा करो कि डेली आते वक्त 1 कप जूस पीते आना। तो मैंने वही किया, मैं डेली आती थी तो 1 कप जूस, मैं रास्ते में एक जूस शॉप थी तो वहां से मैं जूस ले लेती थी। उससे क्या हुआ, शुगर लेवल और इंक्रीज हो गया और मुझे और ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी। तो सिम्टम्स जो थे वो बिल्कुल दिमाग में भी नहीं कोई सोच सकता था कि वो इस चीज के सिम्टम्स हैं और बहुत ही ज्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद मुझे फीवर आया, फीवर 2-3 दिन तक चला, मैंने अपने आसपास के ही क्लिनिक से कुछ टैबलेट्स ले ली, तो वो फीवर नहीं ठीक हुआ। तो इस तरह से मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। हॉस्पिटलाइज होने के बाद भी जो फर्स्ट डॉक्टर्स ने किया मेरे साथ, मुझे ग्लूकोज चढ़ा दिया कि बच्चा बहुत वीक है, तो आप ग्लूकोज चढ़ा दो। तो नहीं आया कि बच्चे को इस तरह की प्रॉब्लम, क्योंकि उस वक्त इतनी, इट्स बीन 17-18 ईयर्स जो लास्ट मैंने जब मुझे डायबिटीज हुआ था, तो इतनी अवेयरनेस तो बिल्कुल भी नहीं थी। आजकल अगर हम बच्चे को ले जाते हैं तो सबसे पहले उसका बीपी और ग्लूकोज ही चेक, शुगर ही टेस्ट किया जाता है। लेकिन उस टाइम पर उन्होंने कहा कि बच्चा वीक है, इसे ग्लूकोज चढ़ा दो। तो जिस कंडीशन में मैं वहां पहुंची थी उससे ज्यादा, विद इन 5 मिनट्स मैं और भी ज्यादा बेड पर, जैसे कहते हैं ना कि तड़पने लगी। तो उन्हें समझ में नहीं आया इस बच्चे को एकदम से ऐसा क्या हो गया। तो वो मुझे ट्रीट कर रहे थे, और ब्लेसिंग, गॉड की ब्लेसिंग थी कि वहां पर एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट तुरंत आ गए। उन्होंने देखा कि मैं जो ब्रीथ कर रही थी, मेरी सांसें उखड़ रही थी, मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी क्योंकि शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया था, और वो ग्लूकोज कॉन्टिन्यूसली मुझे चढ़ रहा था। 1/4 बॉटल का जो 1/4 पार्ट था वो मुझे दे चुके थे, और मेरी हालत जो है वर्स होती चली गई। तब चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने मेरी ब्रीदिंग से स्मेल किया, ब्रीदिंग में ऐसी स्मेल थी कि जैसे बच्चे ने बहुत ज्यादा मीठे फ्रूट्स खा रखे हैं। तो उन्होंने इंस्टेंट कहा कि फटाफट से ग्लूकोमीटर लेके आओ। जब उन्होंने मेरा शुगर टेस्ट किया तो इट्स 545 और अराउंड 75। तो शुगर लेवल काफी जो है ज्यादा बढ़ गया था। उन्होंने इमिडिएटली बॉटल ग्लूकोज की रिमूव की, और फटाफट से जो फर्स्ट स्टेप उन्होंने लिया कि मुझे पहले इंसुलिन इंजेक्ट किया। तो इंसुलिन लेते ही विद इन हाफ आवर 1 आवर में बिल्कुल ऐसे नॉर्मल हो गई जैसे मुझे कुछ था ही नहीं। स्टार्टिंग के सिम्टम्स में ये भी देखने को मिला कि मेरा वेट जो है ड्रास्टिकली एकदम से इतना गिर गया कि मैं बहुत ही ज्यादा हेल्दी बच्चा थी, और वेट इतना गिर गया कि मेरी हड्डियां दिखने लगी थी। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो नॉर्मली डायबिटीज को दर्शाते हैं कि इस तरह के अगर सिम्टम्स आपको अपने आसपास भी किसी बच्चे को देखने के लिए मिले तो आप समझ जाएं कि इस तरह की प्रॉब्लम भी हो सकती है। डॉक्टर्स भी हैरान थे कि इतने छोटे बच्चे को शुगर कैसे हो सकती है, क्योंकि मेरी फैमिली बैकग्राउंड में भी कहीं पर इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मेरे मदर फादर को, ना उनके मदर फादर ग्रैंड फादर्स, किसी को भी ये प्रॉब्लम नहीं रही है। और आजकल तो हम देख रहे हैं कि फैमिली हिस्ट्री ना होने के बावजूद भी बच्चे टाइप 1 डायबिटीज है बच्चों को। तो फर्स्ट स्टेप जो पेरेंट्स के मन में आता है, अब क्या होगा, ये हम कैसे मैनेज करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है हर पेरेंट की मन की फीलिंग है, जो सभी सोचते हैं कि अब हमारा बच्चा क्या करेगा, कैसे मैनेज करेगा। मैं बहुत छोटी थी, मुझे याद है कि मुझे इतना फील नहीं हुआ था कि मुझे कुछ हो गया है। पेरेंट्स को ज्यादा था क्योंकि वो एक लॉन्ग जर्नी देख पा रहे थे कि ये मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा बच्चे के लिए। तो उन्होंने स्टार्टिंग में जैसा डॉक्टर्स ने बताया कि आपको इंसुलिन देना पड़ेगा और आपको उसको टाइमली खाना देना पड़ेगा, तो इंसुलिन के बिना इसकी ये सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। तो वो ज्यादा शॉकिंग था पेरेंट्स के लिए। सब परेशान हो गए कि डेली 3 इंजेक्शंस कैसे दे पाएंगे हम बच्चे को, क्योंकि इससे पहले मैं कभी भी हॉस्पिटलाइज नहीं हुई थी और कभी मैंने कोई इंजेक्शन नहीं लिया था, इवन मैंने कभी कोई ब्लड टेस्ट भी नहीं करवाया था। तो
उनको था कि एक दिन में 3-4 इंजेक्शन ले पाना, हाउ इट इज पॉसिबल, ऊपर से आपको शुगर टेस्ट भी करना है, उसमें भी आपको पिन लगेगी, तो वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा। तो पेरेंट्स बहुत परेशान थे। और वो है कि एक लॉन्ग साइड जर्नी भी देख लेते हैं, आगे क्या होगा, स्कूलिंग का क्या होगा, मैरिज का क्या होगा, तो वो सब जो सरकमस्टांसेस है, वैसी सिचुएशन घर में हमारे शुरू हो गई। जब मैं हॉस्पिटल में थी तब उन्होंने मुझे एक शाम की जो चाय होती है वो फीकी चाय दी। तो मैंने अपनी मदर से पूछा कि मम्मी ये तो फीकी है, मुझे फीकी चाय क्यों दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा बेटा अब तो फीकी ही पीनी पड़ेगी, डॉक्टर्स ने कहा अब तो यही पीना पड़ेगा। तो मैं इतनी छोटी थी कि मैंने मान लिया कि हाँ अब मुझे यही पीना है। और मैंने कभी मांगा ही नहीं कि मुझे मीठी चाय दो, मैंने उसी को अडेप्ट कर लिया, क्योंकि ग्रोइंग एज थी, आप बच्चे को जैसा सिखाओगे बच्चा वैसे ही सीख जाता है। तो मैंने फीकी चाय पीना ही शुरू कर दिया। अब घर आते हैं, 2-3 दिन उन्होंने मुझे अपनी ऑब्जर्वेशन में रखा और फिर उन्होंने मेरा क्या कहते हैं, डिस्चार्ज हो गई मैं वहां से। विद इन 2-3 डेज मेरे पेरेंट्स को लगा कि अब हम क्या करेंगे, कैसे मैनेज होगा, स्कूल कैसे भेजेंगे। तो ये सारी सिचुएशन है जो डायबिटिक बच्चे के क्या पेरेंट्स के माइंड में आती है कि अब हमारा शायद बच्चा क्या करेगा और कैसे करेगा। तो पेरेंट्स में मेरी मदर इतने स्ट्रांग थे, मेरी मदर ने फादर को समझाया कि अब जो हो गया है वो तो हम नहीं कर सकते ठीक, लेकिन अब हम नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने मुझे 2-3 दिन बाद ही मैं नॉर्मल हो गई थी, 3-4 दिन में, क्योंकि मुझे जो जरूरत थी इंसुलिन की वो इंजेक्शन से पूरी हो रही थी और मैं नॉर्मल फील करने लग गई। 3-4 दिन बाद उन्होंने मुझे एज इट इज स्कूल भेजना शुरू किया, जैसे वो मुझे हमेशा भेज रहे थे। उन्होंने सिर्फ मेरे टीचर से इतना ही, मेरी क्लास टीचर थे जिनको उन्होंने बोला कि बच्चे के साथ एक इस तरह से प्रॉब्लम हो गई है जिस वजह से वो 3-4 दिन स्कूल नहीं आ पाई थी। उन्होंने मेरी टीचर को समझाया कि अगर इस बच्चे की शुगर डाउन होती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस बच्चे के बारे में हमें कांटेक्ट कर दें या बता दें। तो इस तरह से हमारे बच्चे को डायबिटीज हो गया। तो मेरे आई एम ब्लेस्ड कि मेरे टीचर्स का भी इस तरह से रिस्पॉन्ड था कि ठीक है, मतलब उन्होंने ऐसा कोई नेगेटिव रिमार्क नहीं दिया कि हम नहीं करेंगे या हम इसका ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने भी बहुत पॉजिटिवली मेरी, मुझे अभी तक याद है मैं 4th क्लास में थी, मेरी टीचर ने मेरे सारे फ्रेंड्स को गैदर किया क्लास में, सारे बच्चों को गैदर किया और उनकी क्लास में एक सेशन दिया कि आपकी क्लास में एक ऐसा बच्चा है जिसको इस तरह से टाइप 1 डायबिटीज हो गई है। अगर आपको लगे वो बच्चा कभी अनकॉन्शियस फील करता है या वो बच्चा कभी बीमार फील कर रहा है या उसको लो फील हो रहा है, तो उसके बैग में जो बिस्किट्स हैं ये टॉफीज रख के देंगे उसके मदर फादर, तो आप उसको बच्चे को दे देंगे। और आप सबसे पहले कोई भी टीचर आपको दिखे उसे कांटेक्ट करेंगे और उन्हें बताएंगे। तो सिर्फ इतनी सी बात मेरी टीचर ने मेरी क्लास में अनाउंस की, वो मुझे आज तक याद है। मेरी टीचर ने मेरे बैग से वो बॉक्स निकाला था कि ये बिस्किट का बॉक्स है, इसके बैग में हमेशा मिलेगा, आप इसको वो बिस्किट्स दे देना, अगर ये लो फील करे या कभी अनकॉन्शियस हो जाए तो आप इसे ये चीज दे देना। तो टीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल रहा है कि उन्होंने ऐसा पॉजिटिव चीज किया मेरे लिए और पॉजिटिवली इस चीज को लिया कि हाँ, ये सर्वाइवल मेरे, मैं कहूंगी अकेले का नहीं है, माय मॉम डैड, योगदान फाउंडेशन और सो जो सारे डॉक्टर्स हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये सबका सर्वाइवल है। तो पेरेंट्स ने भी ये सोच लिया कि अब हमें करना ही पड़ेगा। स्टार्टिंग में मेरी मदर ने, मैंने सरवाइव किया है, मैं अपनी 4th क्लास में थी, 4th से मैंने अपनी 10th क्लास कंप्लीट की, 12th क्लास कंप्लीट की, मैंने ग्रेजुएशन की है, फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। तो मुझे आज तक इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि मैं कभी स्कूल में फेंट हो गई या मैं स्कूल में शुगर लो फील कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा इस चीज में। कि पेरेंट्स ने, मेरी मदर ने शुरू से ही क्या किया था जो सभी पेरेंट्स कर सकते हैं बच्चे की डायबिटीज को मैनेज करने के लिए, कि आपको मैनेज क्या करना है, आपको जैसा आप फूड नॉर्मल बच्चे को दे रहे हो आपको वही नॉर्मल फूड अपने डायबिटिक बच्चे को देना है। और ज्यादा पॉजिटिव हमने क्या सोचा कि एक ये तो अच्छी बात है कि बच्चे को रूटीन आ जाएगा, बच्चे को हम टाइमली चीजें देंगे तो बच्चे का एक रूटीन बन जाएगा। तो मेरी मदर हमेशा इंसुलिन देते थे मुझे स्टार्टिंग में। और मैंने विद इन 1 मंथ हम एम्स में, हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया था, तो मैं एम्स में ही स्टार्टिंग से दिखाती हूँ। उन्होंने हमारी गाइडेंस इतने अच्छे से की तो मैंने वो प्रॉपरली गाइडेंस, मेरे पेरेंट्स ने भी और मैंने भी फॉलो की है। वो हमेशा सिखाते थे कि आपको इंसुलिन खुद कैसे लेना है, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा साथ नहीं रहेंगे, हो सकता है कभी पेरेंट्स अवेलेबल ना हो तो आपको इंसुलिन खुद भी लेना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें मैंने धीरे धीरे खुद ही सीख ली। विद इन 1 मंथ ऑफ डायबिटिक मैंने अपने फादर को मना किया कि आप मत लगाओ इंसुलिन, मैं खुद लगाऊंगी।
तो मैंने धीरे धीरे चीजें अपने आप से करना शुरू कर दिया। पेरेंट्स का कैसे सपोर्ट रहा कि मेरी मदर जो है सुबह ब्रेकफास्ट मुझे बहुत अच्छे से कराकर भेजती थी। जो मैंने इंसुलिन लिया है उस अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको डाइट चार्ट भी देते हैं कि इतने इंसुलिन के साथ आप कितना खाना खाओगे। तो कभी भी अपना ब्रेकफास्ट, अगर बच्चे मना भी करते हैं तो बच्चों का ब्रेकफास्ट अवॉइड नहीं होना चाहिए, आप उसे वो प्रॉपर फूड देकर भेजिए, जिससे कि उसको स्कूल में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी या कभी वो लो फील नहीं करेगा। तो मेरी मदर का जो स्टेप था कि खाना तो खिलाकर ही भेजना है और साथ में एक लंच बॉक्स भी देना है बच्चे को। तो ये दो चीजें जो थी हमने स्टार्टिंग से ही हमारे बिहेवियर में, हमारे डेली रूटीन में आ गई थी कि एक तो ब्रेकफास्ट करके जाना और एक लंच बॉक्स अपने साथ लेकर जाना, जिससे मुझे आज तक मैं कहूंगी कि मैं 2 घंटे के लिए बाहर जाऊं, 3 घंटे के लिए बाहर जाऊं, तो मैं अपना लंच अपने साथ कैरी करके जाती हूँ और अपना जो है अपना ब्रेकफास्ट जरूर अच्छे से करके जाती हूँ। इससे क्या है, पूरा आपका आधा दिन आप बहुत अच्छे से निकाल लेते हैं। तो इस तरह से जो चीजें गाइडलाइंस हमें मिलती गई और वो चीज हम फॉलो करते रहे, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे स्कूल में कभी कोई प्रॉब्लम आई या फिर मुझे कभी कॉलेज में कभी कोई दिक्कत आई। और मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि अपने स्कूल में नहीं बताते, अपने पेरेंट्स जो है अपने आसपास नहीं बताते, या फिर अब बच्चे अपने फ्रेंड सर्कल्स में नहीं बताते। लेकिन मैंने हमेशा अपने पेरेंट्स से, मैंने देखा है पेरेंट्स ने कभी छुपाया नहीं। पेरेंट्स को ज्यादा से ज्यादा बताना चाहिए, ताकि कहीं से कोई, स्टार्टिंग में तो सब लोग बोलते थे कि क्या हो गया, कैसे हो गया, तो मेरे मदर फादर हमेशा बता देते थे कि बच्चे को ऐसे ऐसे दिक्कत है, अब हम इसका टेक केयर कर रहे हैं। कुछ लोग इस तरह से चीजें बताते हैं कि आप इसे ये मेडिसिन देना शुरू करो, इससे ठीक हो जाएगा, आप इसे वहां ले जाओ, वहां से ये मेडिसिन मिलेगी, उससे ठीक हो जाएगा। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मैंने सब चीजें ट्राई की है, थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स मैंने ट्राई किया, लेकिन कभी किसी चीज से कोई इफेक्ट नहीं मिला है मुझे। डायबिटीज में सिर्फ एक इंसुलिन की कमी है, जो सिर्फ एक इंजेक्शन ही पूरी कर पाता है, और वो ही हमें लेना है। अगर आप वो ले रहे हो तो आप बिल्कुल अच्छे और नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। तो ये फालतू की मेडिसिन जो स्टार्टिंग में हर कोई पेरेंट्स करता है, आप कितना भी समझाओगे वो करेंगे, क्योंकि उनको होता है कहीं से हमारा बच्चा ठीक हो जाए, कहीं से हमारे बच्चे को आराम मिल जाए, जिससे उसके इंजेक्शन छूट जाए। लेकिन मैं अपना ओपिनियन यहाँ बताना चाहूंगी कि मैंने सब ट्राई किया है, लेकिन ऐसा कोई इफेक्ट मुझे कभी नहीं मिला है। उल्टा मुझे साइड इफेक्ट ही हुआ है उन चीजों का। तो अब मेरे पेरेंट्स अगर मुझे कहीं बोलते भी हैं चलो तुम्हें ये मेडिसिन दिला दे, तो मैं कहती हूँ नो, अब मुझे नहीं चाहिए, मैं इजिली, मैं खुश हूँ जैसे भी हूँ, मुझे कुछ ट्रीटमेंट नहीं लेना है। तो स्कूल की जर्नी इस तरह से मेरी मैनेज रही कि मेरे टीचर्स ने वो स्टेप लिया कि मेरे फ्रेंड्स में आपस में हम लोग इतना थे कि तरह से है हम टेक केयर नहीं करेंगे। पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा कि खाना खिलाकर भेजना या टाइमली इंसुलिन देना, यही दो चीजें हैं जो मैनेज करनी है हमको, कुछ एक्स्ट्रा काम ही नहीं है। बाकी की जो जिम्मेदारी है वो हमारे वाईडीएफ कंप्लीट कर देता है, जैसे हमें स्ट्रिप्स की जरूरत पड़ती है या फिर हमें एक्स्ट्रा जो पेरेंट को बर्डन लगता है कि अरे इतना दवाइयों का खर्चा होगा, ये लेना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा, बट कभी मुझे फील ही नहीं हुआ, क्योंकि वाईडीएफ के साथ जुड़ने के बाद मैं 2010 में अपने डायबिटीज के 3-4 साल बाद ही वाईडीएफ से जुड़ गई थी। तो मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ वहां, जो हमें एक ग्रूमिंग मिली है कि नॉर्मल ही है आपके साथ सब कुछ, कुछ ऐसा नहीं है। तो वो सब चीजें जो हमें मिली वहां पर, जब स्टार्टिंग में पेरेंट्स मुझे वाईडीएफ लेकर गए, तो पेरेंट्स ने देखा इतने सारे बच्चे हैं वो भी नॉर्मल हैं। तो पेरेंट्स आपस में भी बात करते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा है, हमारे साथ भी ऐसा है। तो एक वो दिमाग से स्ट्रेस हट जाता है कि नहीं, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ और भी ऐसे बच्चे हैं। तो वहां से एक ये चीज मुझे दिखी कि कभी मुझे टेंशन लेने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। सब चीजें वाइडिया हमें प्रोवाइड कर देता है और इतनी अच्छी ग्रूमिंग करता है कि कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है। आज भी जब तक मैं अपने टीचर्स को नहीं बताती हूँ कि मुझे ऐसा कुछ है, तो उन्हें पता नहीं चलता कि मुझे डायबिटीज है। तो ये है कि आप बस थोड़ा सा मैनेज, जिनको बर्डन लगता है, मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, जिनको बर्डन लगता है ये चीज कि आपको कुछ भी नहीं करना, वही फूड आप अपने नॉर्मल बच्चे को भी देते, वही फूड आप अपने डायबिटिक बच्चे, तो बस आपको करना क्या है कि वो चीज आपको सिर्फ थोड़ा सा टाइमली अरेंज करनी है, और थोड़ा सा आपको देखना है कि शुगर लेवल कंट्रोल है या नहीं। दीपिका 2 मिनट हम एक्स्ट्रा उस हाँ दीपिका 2 मिनट हम उस बच्चे के बारे में भी जानना चाहेंगे, जो बच्चा आपके पड़ोस में है, कैसे उसकी आप मैनेज कर रहे हैं। हाँ जी सर। तो मेरे ही
घर के साथ में एक घर है जहाँ पर एक पेरेंट फैमिली रेंट पर रहते हैं। रेंट पर वो बच्चा, उसके दोनों ही पेरेंट वर्किंग है, क्योंकि दोनों के ही मतलब बहुत ही पुअर फैमिली से वो बिलोंग करती है बच्ची। उसका नाम अंजलि है। वो जब उसे शुगर डायग्नोज हुआ था, डायबिटीज, तो वो सिर्फ 9 साल की थी। वो भी सेम एज में थी मेरे, वो भी 9 साल की बच्ची थी। लेकिन उसकी फैमिली की तरफ से मुझे लगा कभी कोई सपोर्ट नहीं था, उनको ये चीजें नहीं पता थी। जब उसको शुगर डायग्नोज हुआ तो आई वॉज द वन, मुझे समझ में आया कि इस बच्चे को एक्चुअल में हुआ क्या है। तो मैंने उसकी, जब स्टार्टिंग में उसकी तबीयत खराब हुई, उसको भी सेम जो सिम्टम्स थे, उसको भी फीवर हो गया, और वो बच्ची हमारे घर के आगे ही फेंट हो गई। तो फर्स्ट स्टेप मेरी मदर ने क्या किया, उस बच्चे को घर लेकर आए, तो हमने उसका सबसे पहले तो ग्लूकोज ही टेस्ट किया। तो उसकी शुगर उस टाइम मेरी मशीन में तो रीडिंग ही नहीं आई, उसकी शुगर सीधा हाई लिखी आई, मशीन में सिंपल हाई लिखा हुआ आया। तो अब हमें था कि ये बच्चा कैसे मैनेज करेगा, इसके पेरेंट्स क्या करेंगे, क्योंकि वो तो घर पर ही नहीं थे। और 8 बजे उसकी मदर शाम को घर आती हैं। उस बच्चे का हमने 7:30 बजे शुगर डायग्नोस किया। तब हमने उनके पेरेंट्स को बताया कि बच्चा बीमार है, तो आपको इससे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। पर उनको इतना कुछ इस बारे में पता नहीं था, तो मेरे पेरेंट्स ही उनके साथ गए और हॉस्पिटल में दिखाया कि इस तरह से चीजें हो गई हैं हमारे बच्चे के साथ। तो उन्होंने भी क्या किया, फर्स्ट स्टेप की उसको इंसुलिन इंजेक्ट किया। इंसुलिन इंजेक्ट करने के बाद वो भी इसी स्टेज में थी, 9 साल की थी, तो उसको भी वही सब चीजें करनी थी जो मैं कर रही। लेकिन मैंने देखा कि उसके पेरेंट्स का उसकी तरफ कोई सपोर्ट ही नहीं था। ना तो वो उसको उसके खाने पर ध्यान देते, ना उसके इंसुलिन पर ध्यान देते हैं। तो ये लॉकडाउन का टाइम है, जब हम सब घर पर थे, तो वो बच्चे को मैंने बोला कि आप हमारे पास आओ, मैं तुम आपको इंसुलिन भी लगा दूंगी, और आपको कुछ खाना हो तो आप हमारे घर पे ही खा लेना। तो इस तरह से वो कुछ टाइम तक वो बच्चा हमारे पास आता रहा। थोड़ा सा छोटा था तो वो डेली मेरे पास इंसुलिन लेने आती थी। जिस तरह से जैसे एम्स में हमें गाइडेंस मिलती थी कि इस तरह से इंसुलिन लगाना है, इस तरह से शुगर टेस्ट करना है, वही चीजें मैंने उस बच्चे को भी सिखाई। तो मैंने देखा कुछ टाइम बाद वो बच्चा सीख गया अपने आप से करना। लेकिन विदाउट पेरेंट सपोर्ट, क्योंकि उसका टाइमली कोई खाना नहीं मिल रहा है, उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो ये चीजें उसके साथ हो रही थी। तो उसका स्टार्टिंग में जब हमने HbA1c टेस्ट करवाया था तो वो था 14। तो जब से वो मेरे पास आती थी, डेली अपना इंसुलिन ले रही थी, खा रही थी अच्छे से, तो उसका HbA1c लास्ट जो हमने टेस्ट करवाया था वो था 10। तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला। लेकिन जब तक पेरेंट्स उसके सपोर्ट नहीं करेंगे, वो बच्चा मैनेज नहीं कर पाएगा। ना वो खाने की तरफ ध्यान देते हैं, ना उसकी शुगर टेस्टिंग की तरफ ध्यान देते हैं, ना वो एम्स में दिखाते हैं। तो उस बच्चे के साथ ऐसा सिनेरियो है कि पेरेंट्स का कोई सपोर्ट नहीं है। तो ये है कि मैंने उसे फिर एम्स में रजिस्ट्रेशन भी करवाया। एम्स में उसकी विजिट करवाई। जब मैं अपना चेकअप कराने जाती हूँ तो मैं उसकी भी डे के बाद उसको वो सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही थी जो उस बच्चे के पास नहीं थी। तो मैंने उसके पेरेंट्स से बोला कि आपको और क्या चाहिए, आपको तो सिर्फ अब उसे खाना ही खिलाना है, तो बाकी की चीजें तो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। लेकिन वो भी नहीं करते हैं, और वो बच्ची इतनी परेशान रहती है कि कभी खाती है कभी नहीं खाती है। हाँ जी सर। I think Deepika, हाँ जी सर। yes, so you are going to end the topic? हेलो। हाँ जी, आप और बताना चाहेंगे या हम लेके चलें? सर बस यही है, मैं सभी पेरेंट्स को ये बोलना चाहूंगी कि एक तरफ मैं हूँ, मुझे पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट मिला तो मैं आपके सामने ही हूँ। आज अच्छा एक सक्सेसफुल लाइफ जी रही हूँ और अच्छे से मैनेज किया है मैंने। और एक तरफ वो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनको, तो वो बच्चे मैनेज कैसे कर पाएंगे। तो मेरा यही है सभी पेरेंट्स से कि आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, बाकी चीजें बच्चे खुद ही मैनेज कर लेंगे। तो बस यही कहना चाहती थी। इस स्टोरी बताने का यही मकसद था कि पेरेंट्स जब तक अपने बच्चों के लिए नहीं करेंगे, तब तक बच्चा अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ पाएगा। मेरे पेरेंट्स ने कभी इस तरह से बातें नहीं की कि इस बच्चे को शुगर है या इस बच्चे को डायबिटीज है तो ये नहीं कर पाएगी, ये कुछ भी नहीं कर सकती है। वो मुझे वैसे ही ट्रीट करते थे जैसे मेरे दूसरे भाई बहन को ट्रीट करते थे। वो मुझे डांटते थे, स्कूल भेजते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी डायबिटीज की वजह से उन्होंने बोला कि तू स्कूल मत जा या फिर तू ये काम मत कर। तो इस तरह से बच्चों को आपको फीड नहीं करना है, यही बताना है कि आप सब कुछ कर सकते हो, और उन्हें वैसे ही डांटना है
जब जरूरत है कि आपको स्कूल जाना है, प्रॉपर अपनी पढ़ाई करनी है और कोई बहाना नहीं बनाना है, तो बच्चे अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं टाइप 1 डायबिटीज के साथ। थैंक यू दीपिका, वाकई आपने अपनी जर्नी से काफी बच्चों को इंस्पायर किया है, इवन पेरेंट्स के इम्पोर्टेंस रोल को बताया है। क्योंकि कई बार डॉक्टर्स को और एजुकेटर को भी प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं मिलता अगर फैमिली अगर सपोर्ट नहीं करती। तो फैमिली का, बिल्कुल सर। पेरेंट्स का बहुत ज्यादा रोल होता है। ये सभी पेरेंट्स ध्यान में रखें। अगर वो बच्चे को बिल्कुल केयर नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर को फॉलो अप नहीं कर रहे हैं, एजुकेटर को फॉलो अप नहीं कर रहे हैं, तो बच्चे को आप एक अच्छा भविष्य देने में नाकाम साबित होंगे। अगर आपको वाकई उसको अच्छा भविष्य देना है तो प्लीज उसके हर कदम के साथ 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 चले। थैंक यू सो मच दीपिका। थैंक यू सो मच सर। तो अब हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है सभी बच्चों के लिए, और इसके लिए हम बुलाना चाहेंगे डॉक्टर वीना बंसल मैम को। मैम, स्वागत है आपका आज की मीटिंग में। और एक अच्छे टॉपिक को आप लेके आए हैं। मैं समझ सकता हूँ कि ये सभी बच्चे और पेरेंट्स के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसकी वजह से काफी फ्लक्चुएशन होते हैं जो बच्चों की लाइफ में, वो काफी कंट्रोल होंगे। अनिल थैंक यू। जी, दीपिका की बात सुन के मुझे वेरी इम्प्रेस, जिस तरह से आप लोग सब लोग मिल के बच्चों का ध्यान कर रहे हैं। अच्छा, अपना प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि जितने बच्चे हैं यहाँ पे वो अपने पास एक कॉपी और पेन ले लें, क्योंकि आज हम बहुत सारी मैथमेटिक्स की पढ़ाई करने वाले हैं। तो आप लोग एक कॉपी और पेन ले लीजिए। तो फिर मैं तब तक अपना स्लाइड शेयर करने की कोशिश करती हूँ। मुझे आप अनिल जी, मैं स्लाइड शेयर कर पाऊंगी क्या? आप मेरे को वो दे दीजिएगा, स्लाइड्स। अच्छा, बिल्कुल मैम। यस मैम, अब आप कर सकते हैं मैम। एक सेकेंड दीजिएगा मुझे। सभी बच्चे कॉपी पेन लेके बैठे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये। और इसमें कोई क्वेश्चन माइंड में आता है उसको नोट डाउन करके रखें। हमारे आज पैनलिस्ट भी बहुत अच्छे हैं इसमें, डाइट और कार्ब्स को लेकर के, तो आपके सारे सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे। सेकेंडली, बच्चे अपने आप को म्यूट रखें। अगर आप बार बार अनम्यूट करेंगे, क्लास को डिस्टर्ब करेंगे, मुझे रिमूव करना पड़ेगा आपको, और फिर आपको क्लास यूट्यूब पे देखनी पड़ेगी। अच्छा, आप मेरे लिए शेयर कर दीजिए। मैं कोशिश कर रही थी पर हो नहीं पा रहा है। आप जी प्लीज मैम। मेरे को शेयर कर दें स्लाइड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंसुलिन डोज कैसे हमें एडजस्ट करना है। एक वर्ड बहुत कॉमनली यूज होता है, कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग। ये क्या है इसके बारे में मैं बाद में डिटेल में बताऊंगी। आप ऐसा जरूर रोज के इंसुलिन डोज एडजस्टमेंट के दौरान देखते होंगे कि आपकी इंसुलिन की डोज जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है ना। शुगर एक दिन से दूसरे दिन एक जैसे नहीं रहते टाइप 1 डायबिटीज के बच्चों में। ऐसा सब लोग नोटिस करते हैं कि हमारी शुगर बहुत फ्लक्चुएट होती है, एक दिन से दूसरे दिन, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम शुगर बार बार चेक करें और उसके हिसाब से इंसुलिन की डोज सेट करें, है ना। तो इंसुलिन की डोज सेट करने के लिए आपकी शुगर की चार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि जो हम खाना पीना खा रहे हैं उसका हमारे ग्लूकोज लेवल पे क्या प्रभाव है। अगर हम खाने में थोड़ा सा बदलाव करते हैं तो हमें इंसुलिन कितनी घटानी बढ़ानी पड़ती है, ठीक है। तो उस चीज को जानने के लिए एक कैलकुलेशन है जो 1920 में इसका उपयोग किया गया था डीसीसीटी ट्रायल में, और फिर ओवर द इयर्स ये देखा गया कि कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग के माध्यम से हम अपनी शुगर कंट्रोल इंप्रूव कर सकते हैं। ज्यादातर लोग ये अंदाजन करते ही हैं, हर कोई अपने खाने के हिसाब से थोड़ा बहुत इंसुलिन डोज एडजस्ट करता है। लेकिन जब ये चीज हम प्रॉपरली नाप तौल के करने लगते हैं तो उसको हम एक वर्ड देते हैं कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग।
तो उस कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग जानने से पहले हमें सबसे पहला ये समझना है कि आपकी डोज टोटल कितनी है। एक सेकेंड, नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए प्लीज। हाँ जी। तो अब आपको सबको अपने कॉपी में अपने दिन भर की डोज कैलकुलेट करनी है कि आप सुबह दोपहर शाम रात 4 बार इंसुलिन लगा रहे हैं। चारों को आप ऐड कर दीजिए कि आपकी नाश्ते की डोज, दोपहर की डोज, शाम की डोज और बेसल डोज सब लोग लगा रहे हैं 3 से 4 बार इंसुलिन। मैम 4 से 5 बार होगा ना, क्योंकि चार स्कूल से के पांच ठीक है। तो हो स्कूल के सकता डोज है के कुछ लिए। लोग 5 या कुछ लोग 6 बार भी लगा रहे हो। बहुत सारे जो भी आप डोज लगा रहे हैं सारी डोजेस को आप प्लस कर लीजिए सुबह से शाम तक की। तो उसको हम बोलेंगे टोटल डेली डोज, मतलब दिन भर की हमारी टोटल डोज। उसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म है TDD। तो सबको अपनी डोज प्लस करनी है। जैसे अगर आप सुबह नाश्ते पे 4 लगा रहे हो, दोपहर पे 4 लगा रहे हैं, इवनिंग में 2 या 4 यूनिट, रात में 4 यूनिट, और एक दिन में 24 घंटे वाली इंसुलिन 8 यूनिट है। ये अंदाजन बोल रही हूँ, सबका अलग अलग होगा। तो इन सबको हम प्लस कर देंगे, 4+4+2+4+8। तो हर कोई अपना प्लीज टोटल डेली डोज कैलकुलेट कर लीजिए। हो जाएगा तो मुझे बोलिएगा, तो मैं आगे बढ़ूंगी। हो गया सबका टोटल डेली डोज? वो सबको आपको पता ही होता है, मुझे पक्का है कि आप सब जानते हैं अपनी टोटल डेली डोज कितनी है, आपको दिन भर में कितनी इंसुलिन की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, अब हम आगे बढ़े। यस मैम। ठीक है। अगला स्लाइड है ICR। अब ये एक वर्ड है ICR, इसका मतलब क्या है ये मैं बाद में समझाऊंगी, लेकिन एक कैलकुलेशन है। इसमें थोड़ा सा बदलाव होता है, लेकिन सुविधा के लिए हम एक ही नंबर अभी इस्तेमाल करेंगे, 500 डिवाइडेड बाय टोटल डेली डोज। तो आपकी जो भी टोटल डेली डोज आई है, जो हर व्यक्ति की अलग अलग है, यहाँ पे हर पेशेंट की अलग अलग है, 500 डिवाइडेड बाय टोटल डेली डोज करना है। तो आप कैलकुलेटर लेके कर सकते हैं। अगर आपकी टोटल डेली डोज 50 है तो हमारी ICR हो गई 500 डिवाइडेड बाय 50, यानी कि 10। तो मुझे कोई भी एक जन अपना टोटल डेली डोज बताएगा और उसके बाद अपना ICR बताएगा, या 1 बाय 1 मैं सबके नाम लेके पूछती जाती हूँ। जो भी मुझे यहाँ लोग दिख रहे हैं उनसे मैं पूछ रही हूँ एक एक करके। दीपिका जी आपसे शुरू करें, आपकी हमने अभी स्टोरी सुनी। आपका टोटल डेली डोज कितना है और ICR फिर उससे हम कैलकुलेट करेंगे, सब लोग मिलके करेंगे। बच्चों चैट बॉक्स में भी आप डाल सकते हो। चैट बॉक्स पे आप अपना टोटल डेली डोज डालिए। मैम अराउंड 52 है मेरा टोटल डेली डोज। सुविधा के लिए हम क्या करेंगे, उसे राउंड ऑफ कर देंगे। तो 52 है तो 50 ले लेते हैं। तो आपका ICR कितना हो गया? 500 डिवाइडेड बाय 50। दीपिका का ICR हो गया 10, है ना? मेरा मैथ्स बहुत अच्छा नहीं है तो मुझे मदद करते रहिए प्लीज। जानवी आपकी टोटल डेली डोज है 43। आप 500 से 43 को डिवाइड करिए। सब लोग अपने ICR भी डालते जाइए। अब नेहा जी ने अपना टोटल डेली डोज और ICR दोनों डाल दिया है। उनका टोटल डेली डोज आया है 47, तो ICR आया है 10.6। जानवी का है 11.6, पूजा का है 13। तो यहाँ तो सब बहुत फास्ट है मैथ्स में। घनश्याम जी का है 17 टोटल ICR, है ना? तो ये सबके हमें काफी लोगों ने अपने ICR कैलकुलेट कर लिए हैं। संदीप खारी पानीपत से जो है, मुझे लगता है ये कोई छोटे बच्चे होंगे क्योंकि इनकी डोज काफी कम है, 8 यूनिट है, इसलिए इनका ICR बहुत हाई है। तो ये इसके बारे में हम बात करेंगे। नैतिक है इंदौर ये अभी इंदौर। हनीमून में है, इसलिए इनकी डोज इतनी हाँ, कम। अच्छा अच्छा अच्छा। अ, ठीक है। तो ये एक नंबर हो गया ICR। इस पे हम फिर से आएंगे। एक नंबर और हम आज बात कर लेते हैं। अगला स्लाइड दिखाइएगा प्लीज। अगला नंबर है ICF, है ना, या इंसुलिन सेंसिटिविटी फैक्टर। ऐसा आप लोगों ने जरूर महसूस किया होगा कि हर किसी की सेंसिटिविटी इंसुलिन के लिए अलग अलग है। कुछ लोग थोड़ी सी डोज में ही उनका शुगर बहुत जल्दी कम होता है, और कुछ लोग बहुत हाई डोज लेते हैं तो भी शुगर नहीं कम होता। तो हर किसी का इंसुलिन के प्रति सेंसिटिविटी अलग अलग होती है। तो इसलिए आपकी डोज से हम 1800 डिवाइडेड बाय टोटल डेली डोज करेंगे। तो अभी हमें नंबर्स मिल रहे हैं ISF के। ISF अपना कैलकुलेट करिए प्लीज।
इंसुलिन सेंसिटिविटी फैक्टर है 1800 डिवाइडेड बाय टोटल डेली डोज। मैम, लॉट ऑफ दीज चिल्ड्रन विल बी ऑन रेगुलर इंसुलिन, तो वो तो फिर 1500 हो जाएगा ना। तो ये थोड़ा सा चेंज करते हैं, 2 नंबर। आईसीआर और आईएसएफ में एक क्लॉज है, अ, अगर हम रैपिड एक्टिंग इंसुलिन जैसे कि ह्यूमोलॉग, नोवोरैपिड या एपिड्रा यूज कर रहे हैं तो 1800 से डिवाइड करेंगे टीडीडी को। लेकिन अगर आप ह्यूमन इंसुलिन आर या इंसुजन आर कर रहे हैं तो इसको 1500 डिवाइडेड बाय टोटल डेली डोज करेंगे। आप ऐसा करें, ज्यादातर लोग अगर रेगुलर इंसुलिन पे हैं तो 1500 डिवाइडेड बाय टोटल डेली डोज करिएगा। ठीक है, तो हमें सबके इंसुलिन सेंसिटिविटी फैक्टर भी मालूम चल रहे हैं। अब मैं एक छोटे से उसमें समझाती हूँ कि इसका मतलब क्या है। आगे हम कार्बोहाइड्रेट क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट रेशियो ये होता है कि अगर हम खाना किसी दिन बदलाव करते हैं, हम अपनी एक बेसलाइन डोज कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे आपको अगर नॉर्मली नाश्ते से पहले 8 यूनिट की जरूरत है, लेकिन किसी दिन आप एक्स्ट्रा कुछ खाना चाहें कार्बोहाइड्रेट, तो हमें पता है कि हम उस एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ेगी। तो ये समझना कि 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के लिए हमें, या 1 यूनिट इंसुलिन कितने कार्बोहाइड्रेट को कवर करेगी। तो हम अगर समझ लीजिए किसी का, जैसे हम एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं जिनका आईसीआर 13 है, छवि जी का आईसीआर है 13, तो उनको अगर वो 13 ग्राम एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो उनको 1 यूनिट एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी, है ना। ध्रुव का है आईसीआर 26 है, शायद उन्होंने नंबर फिगर नहीं दिया है। घनश्याम जी का है 17, तो 17 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के लिए उनको 1 यूनिट एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। आज नेहा को 10 से 11 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 यूनिट इंसुलिन एक्स्ट्रा लेनी है। तो इसका मतलब अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि किस खाने में कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ राउंडिंग ऑफ का हम प्रयोग कर सकते हैं, तो 10 से 15, 15 से 20 के बीच का हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि एकदम एक्यूरेट कैलकुलेट करना वैसे भी पॉसिबल नहीं है, इसमें थोड़ी सी अंदाजन भी हो जाता है ना। दूसरा फिगर जो है आईएसएफ, आईएसएफ हमें बताता है कि अगर अभी आपकी शुगर 250 है ना, तो हम नॉर्मल जो इंसुलिन है वो तो देंगे, लेकिन 250 ज्यादा है, तो ये ज्यादा इंसुलिन के लिए हमें एक्स्ट्रा इंसुलिन देनी पड़ेगी, करेक्शन डोज देना पड़ेगा। तो कितना इंसुलिन आपका कितना शुगर कंट्रोल करेगा, ये हमें आईएसएफ से पता चलता है। तो जिनका आईएसएफ 51 है, जैसे 50 माने राउंड ऑफ करके, तो घनश्याम जी अगर 1 यूनिट लेंगे तो इनका 50 कम से लगभग कम होगा। तो आपकी शुगर अगर 250 है और हम चाहते हैं कि 250 ना होके 150 हो, तो 100 एक्स्ट्रा चल रहा है, इसका मतलब आप 2 यूनिट एक्स्ट्रा लेंगे, है ना। जिनका आईएसएफ 94 है, हर्ष जायसवाल, ये काफी हाई इंसुलिन सेंसिटिविटी है, इसका मतलब आपकी 1 यूनिट सीधे 90 कम करेगी शुगर। तो आपका बहुत थोड़ा थोड़ा डोज एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, 0.5 से भी आपकी कम से कम 45 कम हो जाएगी। तो जिनका आईएसएफ ज्यादा है वो काफी इंसुलिन सेंसिटिव हैं, उनका कम इंसुलिन से ही एकदम से शुगर ड्रॉप हो सकती है। जिनका आईएसएफ कम है उनको ज्यादा इंसुलिन देना पड़ेगा उतनी ही शुगर कम करने के लिए। तो हम ये एग्जाम्पल्स कंटिन्यूड रखेंगे, पर ये 2 नंबर आप अपना कहीं कॉपी में रखिए, और ये नंबर चेंज होंगे जैसे जैसे आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बदलेगी। आगे मैम, हम मैं बहुत एक पॉइंट आगे बढ़ने से पहले जरा ऐड करूं प्लीज। बिकॉज बहुत बार बच्चे ये पूछते हैं कि हमारी नॉर्मल शुगर, एंड कई बार वो टारगेट करते हैं कि 180 या 150 हो। तो वो गलत फहमी, आई थॉट आई वुड जस्ट क्लियर अप कि नॉर्मल शुगर हम लोग कोशिश करते हैं कि 100 पे टारगेट करें, ताकि उससे मैथमेटिक्स भी कम हो जाती है, 100 माइनस करना बड़ा आसान हो जाता है, और नॉर्मल शुगर भी रहती है, टारगेट कंट्रोल में रहता है। थैंक यू मैम। जी चाहते हैं कि मैंने 150 वर्ड बोला, अ, हम थोड़ा थोड़ा सा, अच्छा, हम पर्सन टू पर्सन थोड़ा सा टारगेट चेंज करते हैं। कोई कोई लोगों में शुगर बहुत फ्लक्चुएट होते हैं तो वहां हम टारगेट ज्यादा रख सकते हैं, लेकिन एज अ रूल कोशिश करिए कि अपना टारगेट 100 मान के चलें, क्योंकि बहुत एविडेंस है कि हम शुगर अगर लगातार अच्छी रखते हैं और HbA1c अच्छा रखते हैं तो हम अगले 50-70 साल बिल्कुल बिना डर के जी सकते हैं। तो हमें शुगर कंट्रोल
टाइट रखना है, ऑफ कोर्स लो शुगर से बचना है, लेकिन इसीलिए हम इतने कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो डॉक्टर अंजू ने कहा कि अपने दिमाग में 100 का टारगेट रखिए। आपकी शुगर 200 है, मतलब 100 ज्यादा है। इसका मतलब जो भी आपका आईएसएफ फैक्टर है 100 डिवाइडेड बाय आई, सो इसका भी कैलकुलेशन है। मैं थोड़ा नेक्स्ट स्टेप, अभी केवल 2 नंबर पे रुकते हैं क्योंकि मैथ्स कॉम्प्लिकेट हो जाएगा तो ये 2 चीजें भी भूल जाएंगे। तो आज के लिए अगर हमने 2 नंबर याद कर लिए, हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, हम बहुत जल्दीबाजी नहीं करेंगे। आईसीआर और आईएसएफ में कंफ्यूजन रहता है, इससे बड़ी सी चीजें लगती हैं। तो हम ये अगर 2 नंबर याद कर लें कि 500 डिवाइडेड बाय टोटल डेली डोज और 1500 डिवाइडेड बाय टोटल डेली डोज, मैं यहाँ थोड़ा करेक्शन कर देती हूँ, 1500 ही रखते हैं, मान के चलते हैं कि ज्यादातर लोग रेगुलर इंसुलिन पे है। किस तरह का इंसुलिन ले रहे हैं उससे थोड़ा कैलकुलेशन बदलता है, तो बट 500 और 1500 याद रखिए और टोटल डेली डोज से डिवाइड कर लीजिए। ये अपने किताब में नोट कर लीजिए। फिर हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से, मेरे हिसाब से हम नेक्स्ट सेशंस आगे हफ्ता हफ्ता में शुरू में एक सेशन ले लेंगे कि आज आपकी खाली पेट की, सबको प्रैक्टिकली पूछ लेंगे कि आज नाश्ते पे आपकी शुगर कितनी थी, इनफैक्ट अभी कर सकते हैं। तो हमें ये पता चल जाएगा कि आपकी नाश्ते पे कितनी ज्यादा थी, और दूसरे नंबर पे हम क्वेश्चन पूछेंगे नाश्ते में आपने क्या खाया, और फिर हम डोज कैलकुलेट करेंगे। तो आज ही एक प्रैक्टिकल हम इसके बारे बाद में। तो अब नेक्स्ट जो आपको कॉपी में अगले पेज में लिखना है वो ये लिखना है कि आज आपकी नाश्ते के पहले की शुगर कितनी थी, या अभी आपके लंच का समय हो रहा है तो लंच के पहले की शुगर कितनी है, और आप लंच में क्या खाने वाले हो सके तो हर कोई अपनी फोटोज डाल सकता है। तो हमारे साथ बहुत एक्सीलेंट टीम ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट है जो आपको साथ में बैठ के मदद करेंगे कि आज आप कितना कार्ब ले रहे हो और हमें कैसे डोज एडजस्ट करनी है। क्या ऐसा कर सकते हैं हम? जी मैम, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज आज आप हर किसी को बैठे बैठे लंच के पहले की शुगर कैलकुलेट करके इसमें चैट बॉक्स में डालना है, और लंच में कितना कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट होती क्या चीज है, थोड़े से उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्विकली बात करूंगी। अब हम मैथ से थोड़ा बायोलॉजी की तरफ चलते हैं और फिर न्यूट्रिशन की तरफ। तो हम 3 सब्जेक्ट एक दिन में मास्टरी नहीं पा सकते, ये पहली क्लास है, पहला स्टेप है ना। 2 नंबर याद करिए मैथ्स के लिए, फिर अब 2 चीजें हम बायोलॉजी की और फिर बाकी हम डाइट न्यूट्रिशन की पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड दिखाइएगा प्लीज। बायोलॉजी या केमिस्ट्री मान के चलिए। कार्बोहाइड्रेट ये केमिकल स्ट्रक्चर है। हम सारी दुनिया जो है ये एनर्जी जो है अल्टीमेटली हमें कहाँ से मिलती है, सूरज से मिलती है ना। एक रीजन है कि हम सूरज को इतना वो मानते हैं क्योंकि हमें सब सोलर एनर्जी से चलते हैं। वो सन की एनर्जी हम डायरेक्टली नहीं ले सकते। सन की एनर्जी हमें प्लांट्स जो है खाने के माध्यम से पैक करके देते हैं कि ये लीजिए आपकी एनर्जी। वो एनर्जी जो है वो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में पैक्ड होती है। ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है, जब बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल साथ में ज्वाइन करते हैं उसको हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉली मतलब बहुत सारे, सैकेराइड मतलब शुगर। तो बहुत सारे ग्लूकोज जब जुड़ जाते हैं तो स्टार्च बनता है। वो स्टार्च हम खाते हैं और बॉडी में फिर वो ब्रेक होके ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाता है, तो इसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अगला स्लाइड एक बार दिखाइएगा। ये हो गई केमिस्ट्री, इससे ज्यादा मत जानिए। ये पॉली मतलब बहुत सारे, मोनो मतलब सिंगल। तो 3 तरह के ग्लूकोज होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ज्यादा नहीं जानेंगे, ये सिंपल शुगर्स। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके शुगर बनाते हैं, चीनी। इसको और छोड़ देते हैं। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब हम लेते हैं, जिस भी पदार्थ में ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज बने वो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो जो भी अनाज है जिससे भी हमें एनर्जी मिलती है वो है कार्बोहाइड्रेट। अगला स्लाइड प्लीज। ठीक है, हम उसको अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। जब सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसमें 1 या 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, जैसे चीनी हो गई, दूध हो गया, फल हो गया, मीठे पदार्थ हो गए जिनमें चीनी है ना। ये सब सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन वही चेन जब बहुत लंबा हो जाता है, जब चेन जितना लंबा होगा उसको ब्रेक डाउन होने में उतना टाइम मिलता है, और उससे ग्लूकोज डायनामिक्स बदलते हैं, तो उनको हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, जैसे कि अनाज हो गया या स्टार्ची वेजिटेबल्स हो गए। फाइबर्स में सेल्यूलोज होता है, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है, वो और मुश्किल से डाइजेस्ट होते हैं या होते ही नहीं है, तो वो भी हमारे खाने में यूजफुल है ना। इनके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। सिर्फ एक ग्राफ दिखाना चाहती थी कि कार्बोहाइड्रेट इन सारी चीजों को बोलते हैं। अगला स्लाइड। अब हम कार्बोहाइड्रेट गिनने पे आएंगे। अगेन मैं थोड़ा बेसिक बताऊंगी और हम यहाँ पे चैट बॉक्स में आपको डिटेल कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग शेयर करेंगे, पर उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। यूजुअली हम 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जिस भी चीज में मिले उसको 1 सीरियल बोलते हैं। ये फोटोग्राफ्स
यहाँ हमारे साथ छवि जी भी हैं। ये सारी मेहनत जो एक बार इन्होंने हमारे साथ 2-3 बार वर्कशॉप्स किए हैं कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग के, तो उनमें से ये फोटोग्राफ्स हैं। अगला स्लाइड। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ एक कच्चा दलिया और पका हुआ दलिया है। ये आपका 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के बराबर है ना। तो लगभग 20 ग्राम दलिया में 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जब कच्चा लेते हैं तो इसको हम एक अनाज विनिमय या एक सीरियल एक्सचेंज बोलेंगे, या 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। तो अगर आप इतना दलिया ले रहे हैं तो मान के चलिए कि आप 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं। ये छोटी कटोरी है। अगला स्लाइड। ये क्या है? सेविया है, कच्चा और पका हुआ। ये भी एक एक का अनाज विनिमय है, या 15 ग्राम सीरियल के बराबर है। अगला स्लाइड। ये है आटा, गूंदा हुआ आटा और एक रोटी। तो ये 20 ग्राम आटे की रोटी जो है 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देती है ना। आपके घर की रोटी का साइज हो सकता है बड़ा हो छोटा हो। एक बार नाप के तौल के बनाइए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी एक रोटी में कितने ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। लेकिन एवरेज साइज रोटी, मीडियम रोटी में 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला स्लाइड। ये है पोहा, कच्चा और पका हुआ। इसमें ये भी छोटी कटोरी है, तो आप देखेंगे 1/3 से आधी छोटी कटोरी हो जाता है पकने के बाद। वो 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देता है। तो एक रोटी इतने पोहे के बराबर है। दलिया जो है वो लगभग 3/4 से एक कटोरी हो जाता है। अगला स्लाइड। तो ये चावल चावल जो है, इतने से चावल जो है वो एक रोटी के बराबर है। पके हुए वो ऐसे दिखते हैं। तो आप किसी दिन एक्स्ट्रा रोटी ले रहे हो तो आपको कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है ये हमें कैलकुलेट करना होगा। मल्टीग्रेन हो या नॉर्मल रोटी हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट का मात्रा नहीं चेंज होगा, उसमें फाइबर का कंटेंट चेंज हो जाएगा। तो उस पर भी हम आएंगे, है ना। ब्रेड स्लाइस, इसमें 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। अगला। ठीक है। तो ये मोटा मोटा सेशन था, पहला वर्कशॉप था आज। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है जानना कि आपकी आज लंच के पहले की शुगर कितनी है, और आप आज खाने में क्या खा रहे हैं। तो मैं अब माइक किसी और को फॉर देती हूँ। हमारे साथ और न्यूट्रिशनिस्ट हैं, टीना जी हैं और छवि जी हैं, जो हमारे खाने की एनालिसिस करेंगे। और आज हम फिर आप लोगों से पूछेंगे कि आपको क्या लगता है कि शुगर के हिसाब से और खाने के हिसाब से आज आप कितनी इंसुलिन लेने वाले हैं। मैं अपना जी मैम। टीना, है ना। छवि जी आ रही है मैम, ये टीना जी। दोनों जन में जो भी आगे फॉरवर्ड, पहले लोगों से हम इनपुट ले लें और आप आगे सेशन बढ़ा लीजिए। फिर तब तक लोग अपना खाने का कैलकुलेट करके हमें भेज देंगे। वो थोड़ी देर यू में रखिएगा। थैंक यू डॉक्टर बीना, बहुत मजा आया आज आपके साथ संडे को मैथ्स एंड कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग में। मेरा भी अच्छे से रिवीजन हो गया। नमस्कार एवरीवन। नमस्कार डॉक्टर अंजू, छवि। छवि मैम और मैं इकट्ठे ये सेशन ले लें। छवि, यू वांट टू कम ऑन द माइक? हाँ हाँ, श्योर श्योर। आ जाओ, आप शुरू करो, आई फॉलो। सो तो कोई बच्चे अपना मील प्लेट डालना चाहेंगे या अंदाज बताना चाहेंगे चैट बॉक्स में कि वो क्या खाने वाले हैं? सबसे पहले मुझे लगता है कि सब अपना जो घर पे बना है उस हिसाब से क्या खाने वाले हैं वो थोड़ा सा बताएं, तभी हम इसको इंटरेक्टिव बना पाएंगे। बिल्कुल सबसे सही बात। तो इसमें जो कच्चा अनाज और पका हुआ अनाज जो मेंशन किया हुआ है, ये इस चीज से काफी ज्यादा बच्चों को ज्ञान मिलने वाला है कि वो कितना बना रहे हैं, उसमें कितना अमाउंट से हमें कार्ब्स मिलेंगे। बच्चों चैट बॉक्स पे डाल सकते हो। अब देखो, अब भी आप मैसेज करें उन्हीं सभी बच्चों को जिन्होंने ज्वाइन भी किया है। इम्पोर्टेंट क्लास है उन सभी बच्चों के लिए। चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, नहीं तो थाली और कटोरी में परोस के भी फोटो खींच के दिखा सकते हैं। 2 मिक्स रोटी, दाल और भिंडी की सब्जी, सलाद एंड कुकुम्बर। वेरी गुड। प्री लंच 90, लंच 2 रोटी, 1 कटोरी कुक व्हाइट छोले, कुकुम्बर। यहाँ लोगों को बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि हमारी शुगर ज्यादा है तो हम नहीं
बताएंगे। हम यहाँ कोई जज नहीं कर रहा है, शुगर्स तो ऊपर नीचे होते हैं, तो जो भी खा रहे हैं और जितनी भी शुगर है बिना झिझक के बताइए। थैंक यू मैम। और बहुत अच्छा मौका है बच्चों के पास और पेरेंट्स के पास कि आज कुछ ना कुछ बेनिफिट उठा ले क्लास से। ना यूट्यूब पे सिर्फ सुनने को मिलेगा, पूछने को नहीं मिलेगा हमको। मे बी आपको छवि मैडम और टीना मैम हेल्प करते जाएंगे, एक एक डाइट पे हम कार्बोहाइड्रेट बताते जाते हैं, है ना। मैम स्लाइड्स मेंटेन रखनी है या ऑफ करना है? ऑफ कर दीजिए, फिर वो एक एक जो भी लोग बता रहे हैं उनका हम कैलकुलेशन बताते जाते हैं एक एक का। हाँ ठीक। जी। तो हम पहले वाली मील प्लेट से स्टार्ट करते हैं। जो मैंने पढ़ा था, 2 रोटी, दाल, भिंडी की सब्जी और खीरा। तो एक कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग बहुत इलेबोरेट है बच्चों। मुझे और छवि मैम को भी मुझे लगता है प्रैक्टिस करते करते काफी टाइम लगा है, लेकिन आज हम आपको एक ओवरव्यू जरूर देंगे। सो टू सिंप्लीफाई, जो कच्ची सब्जियां होती हैं उनमें हम लोग जनरली कहते हैं कि उसको हम जीरो कार्ब रख देते हैं, जैसे कच्चा प्याज, कच्चा खीरा। तो अगर इनकी प्लेट में खीरा है तो उसको हम कार्बोहाइड्रेट नहीं काउंट करेंगे। आपको सिंप्लीफाई करने के लिए उसको हम एक बहुत ही हेल्दी सोर्स में जरूर रखेंगे। खीरा, प्याज, कच्चा रॉ वेजिटेबल जरूर होना चाहिए आपके प्लेट पे, तो उसका आप काउंट ना करें। भिंडी की सब्जी कितनी है, उसमें कितना तेल है, वो भी बहुत मैटर करता है। भिंडी एक बहुत ही मीडियम कार्बोहाइड्रेट वाली सब्जी मानी जाती है। कॉलीफ्लावर, गोभी हाई कार्ब मानी जाती है। आलू तो स्टार्च है। भिंडी, प्याज को हम मॉडरेट कार्ब समझेंगे। अगर आपने जस्ट से कि अगर आपकी मम्मी ने 300 ग्राम भिंडी बनाई है, जिसमें 100 ग्राम प्याज है और उसमें 2 लोग खा रहे हैं, आई वुड से आपकी प्लेट में अगर वो सूख के हार्डली 100-150 ग्राम सब्जी आती है। भिंडी की सब्जी में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा और चीनी बिल्कुल नहीं डालनी है भिंडी में। तो लेट्स से अगर आपकी प्लेट में 100 ग्राम्स भिंडी आ रही है, जिसमें प्याज भी है, तेल भी है, आप उसका कार्बोहाइड्रेट नॉट मोर देन 10 ग्राम्स आई वुड से, अगर वो अच्छी सी देसी सब्जी बनी हुई है। दाल कितनी है, कितनी गाढ़ी है, कितनी पतली है, कौन सी दाल है, बहुत मैटर करता है। अगर हम चने की दाल गाढ़ी खाते हैं पंजाबी स्टाइल, वो तो बहुत गाढ़ी होती है, उसमें तो मुझे लगता है हम लोग 2 मुट्ठी कच्ची दाल ही एक कटोरी में खा लेते हैं। लेकिन अगर आप तूर की, अरहर की दाल खा रहे हैं, पतली सांबर खा रहे हैं, उसमें 1 मुट्ठी में बहुत पतली दाल बन जाती है। तो अगर 1 कटोरी दाल है, अब कटोरी कितनी बड़ी है, कितना पानी है, दैट ऑल्सो मैटर्स। तो मैं ज्यूम कर रही हूँ आप तुअर की दाल खा रहे हैं, थिन कंसिस्टेंसी की है, जिसमें 1 मुट्ठी दाल है आपकी कटोरी में कच्ची, जो बन के अच्छी दो दो कटोरी बन जाती है। उसमें हार्डली 15 ग्राम्स का, 15 to 20। एम आई राइट छवि? यू कैन ऑलवेज विल टेक इट 20, क्योंकि या थोड़ा कटोरी क्विकली। वैसी होगी और एग्जैक्टली। 2 मिक्स रोटी का होगा। एंड सैलेड एब्सोल्युटली। प्लस सब्जी मिला के आप दोनों के 5-5 ग्राम ले सकते Absolutely, absolutely. So for this meal, total carbohydrate, there are 2 rotis. कितना छोटा डो है, so that also matters. अगर हम लोग 30 ग्राम्स चपाती कहते हैं, that is a big चपाती, आपके हाथ जितनी अगर है, that is a good 15 to 20 ग्राम्स खाद। लेकिन आप फुलके खा रहे हैं, छोटे छोटे फुलके खा रहे हैं, बच्चों जैसे 2 छोटे छोटे फुलके खा रहे हैं, दैट्स हार्डली 15 to 20 ग्राम्स कार्ब्स। उस पे घी नहीं है, दैट ऑल्सो मैटर्स। तो अगर ये पूरी मील लेंगे इनकी, I would say it should not be more than 40 to 45 grams of carbs in this whole meal, maybe 50। 2 फुल्कास, पतली दाल, भिंडी, अगर बनो हम इसको खीरा। सिंप्लीफाई करते हैं तो हम्म 2 रोटी को अगर हम अभी, क्योंकि अभी फर्स्ट स्टेज है, तो अभी हम्म लोगों को ये समझना मुश्किल होगा कि हम्म हमारे घर की रोटी कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। तो एक हम्म स्टैंडर्ड मान लेते हैं कि रोटी को हम हम्म 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं एग्जैक्ट आज के लिए, जब एग्जैक्ट तक लोग अपना असेसमेंट ना करें। सो एग्जैक्टली। 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर एक रोटी का होगा। अब हम्म अनाज आपका कौन सा है, या मिलेट आप यूज कर रहे हो या फिर मिक्स अनाज यूज कर रहे हो, उससे उसका कार्बोहाइड्रेट पर कंटेंट में फर्क नहीं पड़ेगा,
पर बिल्कुल। उसमें फर्क पड़ेगा कि वो रोटी कितना आपको रेशा देगी, कितने और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स देगी, तो उसकी पौष्टिकता बढ़ जाती है। और शुगर में जो उसका ग्लूकोज में जो ब्रेकडाउन है वो धीमा हो जाता है। तो अगर हम इस खाने को थोड़ा सा एक सिंपल टर्म में देखेंगे, तो अगर हम दो रोटी को लें, एक रोटी 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, तो दो रोटी से हमें 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिला। दाल जो होती है, नॉर्थ इंडियन दाल जो है, आधी कटोरी अप्रोक्सीमेटली 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट दे देती है। तो जो हम एक कटोरी दाल लेंगे उसमें आपको अप्रोक्सीमेटली आप 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ही ले लीजिए, अगर आपकी दाल बिल्कुल। बहुत ज्यादा गाढ़ी नहीं है, मीडियम पतली कंसिस्टेंसी की अगर अरहर की दाल है। दूसरा आया सब्जी का, तो सब्जी सैलेड प्लस कुक सब्जी मिला के आप 5-5 अगर ग्राम लेंगे तो उसका 10 ग्राम हो जाएगा। तो 30 + 20 हो गया आपका 50 + 60, तो 55 to 60 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट पहली मील का रहेगा। अब जब एब्सोल्युटली। जब भी आप लोग अपना खाना नापते हैं, सब सिंपल तरीकों पे जाइए। तो जैसे चावल ले रहे हैं तो कटोरी में डाल के पहले अपनी थाली में डालिए, उससे आपको किसी को बताने में भी आसानी होगी और आपको समझने में भी आसानी होगी। छवि जी शेयर करें मैम की एक लिस्ट जो हाँ मैम ने जी, शो किया था। हाँ जी। यस। अब इसी लिस्ट को देखते हुए आप हम्म। दूसरी मील का, अब हम आते हैं कि दूसरी मील जो थी उसको काउंट करते हैं। तो दूसरी मील जो थी उसमें क्या लिखा है, एक मिनट। दूसरी मील में लिखा है लंच में 2 रोटी, तो एक रोटी से कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिला, अप्रोक्सीमेटली 15 ग्राम। तो दो रोटी से कितना मिला, 30 ग्राम्स। अब सेकंड आया है एक कटोरी कुक्ड वाइट छोले। अब एक कटोरी कुक्ड वाइट छोले, इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होते हैं छोले, दूसरा होता है छोले की ग्रेवी। तो हमेशा कभी भी आप जब राजमा, छोले, काले चने, लोबिया ऐसी चीजें खाते हैं तो सबसे पहले अपनी कटोरी में बीन्स को डालिए। आधी कटोरी अपनी पहले बीन्स से फिल करिए, चाहे वो राजमा की बीन्स हो, चाहे छोले की बीन्स हो, चाहे आपके काले चने हो। क्योंकि आधी कटोरी जो चने, राजमा या छोले होंगे वो आपको 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देंगे। उसके ऊपर आपकी ग्रेवी आएगी जिसमें थोड़ा बहुत प्याज टमाटर होगा। सो मेन कंपोनेंट जो यहाँ पे गड़बड़ होती है, कई लोग बोलते हैं कि राजमा चावल खाने से शुगर बढ़ जाती है या छोले खाने से शुगर बढ़ जाती है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, ग्रेवी खाई जा रही होती है, बीन्स छूट रही होती है। तो यहाँ पे जो मेन कार्बोहाइड्रेट होगा, फाइबर होगा, जो कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस स्टार्च होगा, वो हमें उन बीन से मिलेगा। तो यहाँ पे एक कटोरी छोले में आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आप अपनी कटोरी में आधी कटोरी चने, राजमा, छोले के बीन्स डालेंगे, उसके ऊपर ग्रेवी डालोगे, ताकि आपकी काउंटिंग में वो 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की काउंटिंग में वो आएगा। तो अगर आप दो रोटी खा रहे हैं तो उसका 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हो गया। एक कटोरी चावल भी दो रोटी के बराबर हुआ तो उसका भी 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो 60 ग्राम्स हो गया। अगर आपकी कटोरी में आधी कटोरी छोले हैं और बाकी ग्रेवी है तो आप इसको 15 to 20 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट में काउंट करेंगे। तो 60 + 75 to 80 ग्राम्स आपका सेकेंड मील का जाएगा। इसके ऊपर अगर आप सैलेड ले रहे हैं तो वही आप 15 to 20 उसको काउंट कर लीजिए, तो उतना आपका कवर हो जाएगा। आई थिंक सो टीना, अब आप थर्ड मील का करें। मील लेने से पहले मैं हमेशा एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी कि सैलेड को जरूर अपनी प्लेट में, मैं हमेशा कहती हूँ इवन दो इट हैज कार्ब्स, लेकिन अपनी प्लेट में उसको मेजर कंपोनेंट रखेंगे। अगर आपकी थाली है 50% तो नहीं, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि एटलीस्ट 30 to 40% आपकी थाली में जो सबसे बड़ा है सलाद जरूर रखेंगे। क्योंकि उसमें रेशा है एंड फाइबर है, नेचुरल प्रोड्यूस है, वो बहुत फायदेमंद है आपकी शुगर्स को कंट्रोल करने में। अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ, हमने कढ़ी थर्ड, चावल है, कढ़ी कड़ी। चावल लेते हैं, है ना। कढ़ी में दही है, कढ़ी में बेसन है, साथ में आपने पालक के पकौड़े खाए हैं और चावल है। ठीक है। अब कितना दही है, कितना बेसन है, कितने बड़े पकौड़े हैं, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं।
एक एग्जाम्पल के लिए डॉक्टर अनिल, मैंने एक फोटोग्राफ भेजी थी जी जिसमें मैम, दाल ये चावल। हाँ, हाँ अगर वो जी। आप, ये नहीं, दूसरी अगर एक चावल वाली थी। हाँ, अ, ये चावल वाली, हाँ पीछे जाइएगा, जिसमें ये नहीं, और पीछे, हाँ ये वाली, ये रखते हाँ हैं। मैम, ये ये दाल है रखिए। कड़ी, हाँ ये दाल है वैसे तो, पर दिखाने के लिए एक एग्जाम्पल है। सपोज मैं ऐसे खा रही हूँ आज, चावल थोड़े कम, क्योंकि चावल हाई ग्लाइसेमिक है। अगर ये इस प्लेट में हम देखें, एटलीस्ट 2 सर्विंग्स चावल लग रहे हैं, तो आराम से कुक चावल मुझे 60 ग्राम्स तक लग रहे हैं। अगर आप इतने चावल खा रहे हैं आज अपनी थाली में, जिसमें आराम से आपके 4 पोर्शन तक कार्बोहाइड्रेट होगा, 4 सर्विंग्स, ठीक है। तो आराम से आप सोचिए कि आराम से इसमें आपकी 50 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट है। अगर हम ये दाल को कड़ी समझें, जिसमें बेसन है, जिसमें दही है, आराम बेसन में भी कार्बोहाइड्रेट है। एक एक टेबल स्पून बेसन हो गया, और आपका आपकी प्लेट में अराउंड 100 ग्राम्स दही है। आराम से आपने यहाँ पर 30 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट लिया है। एक पकौड़ा भी है जो तला हुआ है, उसको भी हम आराम से 10 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं। तो 30, 40, 90 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट इस मील में है। साथ में आप कच्चे प्याज ले रहे हैं या आप खीरा खा रहे हैं, तो ये हाई कार्बोहाइड्रेट मील है। इसका कहने का मतलब है कि ये नहीं कि आप डर के नहीं खाएंगे, प्याज खीरा ज्यादा रखेंगे, और कड़ी और चावल की मात्रा में से चावल कम, कड़ी थोड़ी ज्यादा, कड़ी में प्रोटीन है, जरूर खाइए। तो अगर आप इस मील को, अगर मैं अडल्ट, एज एन अडल्ट खा रही हूँ, तो आराम से 90 ग्राम्स, मैंने आज 90 to 100 ग्राम्स कार्ब्स खाए हैं, अगर मैंने साथ में सलाद भी लिया है तो। ठीक है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी एक चीज है जो हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, आपको आज कंफ्यूज नहीं करेंगे, पर वो भी ध्यान में रखा जाता है। कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग से डरना नहीं है, हम हमेशा ये कहते हैं, ये समझनी होती है। लेकिन हम अपने प्रैक्टिस में हमेशा कहते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज में अगर हम भोजन को थोड़ा एक समान खाएं, जैसे कि नाश्ता एक समान रखें, दोपहर का खाना एक समान रखें। जिनको चावल पसंद है अगर भोजन में दोपहर के टाइम पे, ठीक है आप चावल खाएं, लेकिन फिर रोज उतनी ही क्वांटिटी रखें। रात का खाना एक समान, की सिर्फ 2 फुल्के ही उसी साइज के ले रहे हैं और सब्जी ले रहे हैं। टाइप 1 डायबिटीज में ज्यादातर हमने देखा है जो बच्चे हैं, जैसे एक समान नाश्ता, एक समान दोपहर का खाना, एक जैसे स्नैक्स डिनर करते हैं, उनकी बहुत अच्छी रिजल्ट्स आते हैं, है ना छवि मैम? रीडिंग्स अच्छी आती हैं। सो बेसिकली हमारे लिए यूजुअली अगर हम डे टू डे अपनी लाइफ देखें तो रोज रोज फ्लेक्सिबिलिटी को मैनेज करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि उतने कैलकुलेशंस पॉसिबल नहीं हो पाते। बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर आप एक अपने खाने में पौष्टिक तत्वों की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हैं तो वो हम्म सबसे आसान तरीका होता है। क्योंकि हम्म यहाँ पे एक बहुत ही बेसलाइन, एक लेमैन तरीके से समझने वाली चीज है कि हम्म खाना जितना पौष्टिक होगा, जितने बैलेंस तरीके से आपको पौष्टिक तत्व देगा, वो उतना वक्त लगाएगा ग्लूकोज में ब्रेक होने में, हम्म उतने ही ज्यादा आप देर तक आपका पेट भरेगा, आपको भी पोषण मिलेगा और शुगर भी उतनी ही स्टेबल रहेगी। तो खाने के कंपोनेंट से डरने की बजाय आप खाने में पौष्टिक तत्वों का बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करनी है। जैसे आपने देखा कि हर कोई, किसी के घर अलग अलग चीजें बनी है, ऑलमोस्ट बैलेंस है, यही खाना हम रोजमर्रा में खाते हैं। यही चीजों को, किस चीज को कितनी मात्रा में अपनी प्लेट में डालना है, इसी को एक बैलेंस्ड फॉर्म में अगर हम रिपीटेडली करेंगे, सो आप इसको चाहे शुगर के हिसाब से मत सोचिए, क्योंकि ये प्रिंसिपल हम सबके लिए लागू होता है। सिर्फ पौष्टिक तत्वों को राइट तरीके से अपनी थाली में डालने के हिसाब से सोचिए, तो ये कभी भी आपको कोई डिस्ट्रेस नहीं देगा। आप उस चीज को खुशी खुशी करेंगे और आप देखेंगे कि खाने के बाद आपकी शुगर भी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जाएगी, अगर ये बैलेंस आप रोजमर्रा मेंटेन करते हैं तो। सो वो चीजों को थोड़ा सा आसान बना देता है बॉडी में उसी खाने के रिएक्शन को और उसके साथ इंसुलिन की डोज को मैनेज करने। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे टीना मैम ने भी आपसे डिस्कस करा कि सैलेड की मात्रा आपको
सही मात्रा में रखना ही रखना है। आप एक प्रोटीन का सोर्स, एक या दो प्रोटीन के सोर्स जरूर चूज करें। साथ में सब्जी और रोटी के साथ आप चावल खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, तो ये बैलेंस अपना मेंटेन करके चले। ये मत सोचे कि ये सब्जी मुझे पसंद नहीं है तो मैं नहीं खाऊंगी या नहीं खाऊंगा। चाहे पसंद हो या ना हो, वो मात्रा में जरूर खाएं। और अपने खाने में एक सीक्वेंस का भी ध्यान रखें। जब भी खाना शुरू करते हैं, सबसे पहले अपने सलाद को फिनिश करें। जो भी आपके सलाद डाइट और जो भी आपके खाने में प्रोटीन के सोर्सेज हैं, दाल है, दही है, रायता है, एटलीस्ट आधी क्वांटिटी में उसको खाएं। फिर रोटी चावल खाना शुरू करें। इससे क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पौष्टिक तत्व आमतौर पे छूट जाते हैं वो छूटेंगे नहीं, वो आप ले लेंगे। यही चीज आपके ग्लूकोज की रफ्तार को भी स्लो करेगा, तो आपकी शुगर को भी बैलेंस करेगा और आपकी क्वांटिटी भी खाने की ऑलमोस्ट फिक्स हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट खाने की तरफ बढ़े, तो इसमें है हर्ष जायसवाल जी के लिए। इनने बोला है कि ये 2 मिक्स रोटी खाएंगे, गोभी की सब्जी खाएंगे, दही लेंगे, सैलेड में कुकुम्बर लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, ये तो हो गया खाएंगे, पर अब इसमें मात्रा क्लियर होना बहुत जरूरी है। 2 मिक्स रोटी खाएंगे तो उसके लिए तो ठीक है, हम अभी के लिए उसको हम 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले लेंगे। पर गोभी की सब्जी हम कितनी खाएंगे, प्लस गोभी में कितना आलू डला है आपके घर में। एक छोटा आलू या आधी कटोरी आलू 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देता है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि अगर सिर्फ गोभी बनी है तो हम उसको एज अ वेजिटेबल लेंगे, पर गोभी और आलू है तो आप सबको ये समझना पड़ेगा कि आपके घर में कितना आलू डलता है सब्जी में। अगर आपकी प्लेट में आधी कटोरी आलू आ रहा है तो आपको उसको 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट काउंट करना पड़ेगा। अगर गोभी ज्यादा है तो हम उसमें कार्बोहाइड्रेट उतना नहीं काउंट करेंगे। तो इसीलिए इन चीजों को, हिसाब को समझना बहुत जरूरी है। और कोशिश करिए कि जिस सब्जी में आप आलू डालते हैं उसको 10 या 20% डालिए, ताकि सब सब्जियां खाएं। और या फिर आलू लेना है तो अलग से लीजिए, ताकि आपकी काउंटिंग आसानी से हो पाए। तो अगर ये सिर्फ गोभी है और दही है, दही अगर आपका 150 ग्राम है, तो वो 5 to 7 ग्राम्स आपको कार्बोहाइड्रेट दे देता है दही। सैलेड में कुकुम्बर प्लस गोभी की सब्जी का हम 5 ग्राम, अगर आपका ऑलमोस्ट 2 कुकुम्बर आपने ले लिए प्लस 1 कटोरी गोभी की सब्जी है, तो हम इसका 5 ग्राम सब्जी का और 5 ग्राम सैलेड का कार्बोहाइड्रेट लेंगे। सो यहाँ पे 2 रोटी होगी जिसका 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होगा। सब्जी का अगर हम 10 ग्राम मान ले तो 40 ग्राम होगा, और दही के लिए हम 7 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट मान लेते हैं। अब ये जो दही है इसका भी मात्रा को फिक्स करना इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आ जाएगा आपका 30 + 7 is 37, 37 + 10 is 47। ये आप लोग को क्लियर हो रहा है? तो नियर टू 1/4 प्लेट फुल ऑफ सैलेड अगर आप लेते हैं तो उसको आप 5 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट मानिए। अगर आप 150 ग्राम की कटोरी में सब्जी लेते हैं तो उसको भी आप 5 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट मानिए, अगर उसमें आलू नहीं है तो। अगर आपके घर की सब्जी में आलू डला है तो आप आलू के पीसेस भले ही अलग से एक कटोरी में डाल के समझिए कि आधी कटोरी जो आलू होगा या आलू की सब्जी होगी वो आपको 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देगी। तो किसी की सब्जी में आलू अगर ज्यादा है और गोभी कम है तो उसको हमें आलू की काउंटिंग के हिसाब से काउंटिंग करनी पड़ेगी। और रोटी का अभी फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जब तक आपके घरों की रोटियों का स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हुआ है, आप उसको 15-15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले सकते। ये क्लियर हो रहा है आप लोग को? मैं ये जानना चाहती हूँ, बच्चे चैट में एक हेड्स अप या एक थम्स डाउन कर सकते हैं, पहले कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग करी है, पहले एक्सपोजर मिला है, कोई लिस्ट है आपके पास कार्बोहाइड्रेट एक्सचेंजेस की? चैट में ही थम्स अप कर सकते हैं तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि पहले थोड़ी बहुत पढ़ाई, पहले सेशंस हुए हुए हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसको ग्रास्प करना थोड़ा सा टाइम लगता है। पहले कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग सीखा है तो एक थम्स अप फटाफट चैट में डाल दें, ताकि हम उसी स्पीड से चलेंगे। और अगर थम्स डाउन होगा तो मुझे समझ आ जाएगा कि हमें आपको लिस्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, फिर पिक्चर्स प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। पहले कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग सीखा है? नो मैम। टीना जी, यहाँ पे हाँ मैं एक जी शेयर करना चाहूंगा छोटी सी चीज। अभी जी कल ही एक पेरेंट्स आए थे और उन्होंने जी हमें बताया कि कई बार कार्ब्स काउंटिंग के बारे में हॉस्पिटल में समझाया गया है,
पर जी उनको आज भी अगर पूछा जाए तो बिल्कुल नहीं पता इसके बारे ठीक है में। तो ठीक है इट्स नॉट इजी आई इट्स थिंक। नॉट और इजी। हाँ, और जो बताया जा रहा है आज की मीटिंग के दौरान, आई थिंक उससे हम्म। काफी कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं कि हमें जी इंसुलिन ही ध्यान नहीं रखनी, अपना खाना भी कितना इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने के बिल्कुल लिए। बिल्कुल। क्या यस। खा रहे हैं वो बहुत जरूरी है। अम, हम कोशिश मैं करेंगे। हाँ मैं जी। 1 मिनट इंटरप्ट करती हूँ। जी सबका मत सुनिए, सब लोग सिर्फ एक काम करेंगे। नंबर 1 आईसीआर सबने अपना कैलकुलेट किया अपनी कॉपी में, सिर्फ 1 2 3 4 4 चीजें लिखेंगे। नंबर 1 आईसीआर, नंबर 2 आईएसएफ, नंबर 3 माय शुगर, यानी मेरी अभी बिफोर लंच शुगर कितनी है, और नंबर 4 मेरा कार्बोहाइड्रेट। आप डाल रहे हो और हम आपको कार्ब बता रहे हैं, आज इतना काफी है, तो ये 4 चीजें डालिए। एंड देन इन चारों चीजों को मिला के इंसुलिन हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबको अब नेक्स्ट जो काम है, असाइनमेंट है, हम कोई भी बड़ी सी चीज होती है उसको हमें छोटे भागों में डिवाइड करना होता है। कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, चीजें इतनी मुश्किल नहीं है, इसलिए हम इसको ब्रेक करेंगे छोटे छोटे इजी पार्ट्स में। तो ये 4 चीजें आपने सबने अपने आईसीआर और आईएसएफ तो फटाफट कैलकुलेट कर लिया। आई डोंट थिंक उन्हें मुश्किल लगा। यहाँ लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, जो लोग अपनी डायबिटीज इतने समय से मैनेज कर रहे हैं, मुझे उनके इंटेलिजेंस पे बिल्कुल कोई शक नहीं है। तो ये 4 पॉइंट्स आप डालिए प्लीज, आईसीआर, आईएसएफ, ब्लड ग्लूकोज, कार्ब कार्ब काउंट, जो हम अपनी मदद कर रहे हैं आज बताने के लिए। फिर ये धीरे धीरे आसान होता जाएगा। तो इतना सिर्फ 4 चीजें अपना अपना लिखिए, बाकी सब सुनिए मत। केवल अपना आज आपके खाने में कितना कार्ब है उतना ही जानना है ना। और ये जो लिस्ट अभी फ्लैश हुई है ना, आप इसको बस इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि एक रोटी जो है उसके बराबर होता है आधी कटोरी पका हुआ चावल, आधी कटोरी पका हुआ दलिया, पोहा, सूजी। नॉर्थ इंडियन जो मीडियम कंसिस्टेंसी दाल होती है, वो आधी कटोरी दाल आपको 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देगी। ये बेसिक आपको अगर इतना भी अपनी कटोरियों में डाल के आप समझ जाएंगे तो आपका अप्रोक्सीमेट कार्बोहाइड्रेट निकल आएगा। एक कटोरी दही, अगर आपकी नॉर्मल छोटी कटोरी, आप उसको 7 to 10 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट ले लीजिए आज के लिए। सो ये बेसिक है जो आज की सबकी प्लेट में है। इस हिसाब से आपको कार्बोहाइड्रेट समझ में आ जाएगा, जो बेसिक कैलकुलेट कर। एक कटोरी सब्जी और एक क्वार्टर प्लेट सैलेड का आप 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले लीजिएगा। 5 ग्राम सब्जी का, 5 ग्राम आपका सैलेड की प्लेट का। पूजा चौधरी ने काफी अच्छे तरीके से अपना चैट में मेंशन किया है अपना आईसीआर आई से। ऐसे ही बच्चे आप भी थोड़ा शेयर करें। और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा बैठे, कॉपी पेन लेकर के इन चीजों को समझने का पूरा प्रयास करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीपिका हीरो है हमारी आज की, उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने साथ साथ दूसरे बच्चे को भी मैनेज किया। अगर आप ये सीखेंगे तो कैंप के अंदर काफी बच्चे आते हैं, अगर एक बच्चा दूसरे बच्चे को समझाएगा तो ऐसे 100 बच्चे 100 बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलो, ये बच्चे मैंगो भी बहुत खा रहे हैं आजकल। सी मैंगो के पीसेस काट लीजिए। आधी कटोरी जो आम होगा वो आपको 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देगा। ऐसे पूरा मैंगो ऐसे लेकर बैठेंगे तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि कितनों के पास अभी वेइंग स्केल नहीं होगा। तो ये जो नॉर्मल छोटी एक अपनी कटोरी होती है, 200 ग्राम की कटोरी होती है, उसका जो आधी कटोरी आम है उससे 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। आसान तरीका ये है कि पीस काट के उस कटोरी में डालो।
आम पकड़ के मत देखो, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। आम भी कौन सी वैरायटी का होता है उससे उसका साइज डिटरमाइन होता है, तो मीडियम लार्ज का फिर वो समझ में नहीं आता, बिकॉज ये बहुत रिलेटिव टर्म्स होते हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज, हर कोई इसको अलग नजरिए से देखता है। तो इसलिए बेस्ट होता है उसका एक थोड़ा आसान तरीका निकालना कि इस हिसाब से हम कर ले। और मैम कटोरी का साइज आप क्या लेंगे? 200 ग्राम मैम, 200 ग्राम, बिकॉज वो छोटा भी 100 मैं ग्राम देख रही हूँ तो जो होगा क्वांटिटी नियर टू। 200 ग्राम की उसके हिसाब से नाप लें। हाँ जी। और आम खाने का सबसे अच्छा टाइम जनरली हम लोग यही बोलते हैं कि नाश्ते और दोपहर के खाने के बीच में, है ना एकदम जैसे अच्छा लगता है रोटी के साथ एक आम का स्लाइस लेना, लेकिन नहीं मैम, आई वुड डिसएग्री विद यू लिटिल बिट देयर, ओके। बिकॉज आम को कवर करने के लिए फिर कुछ नहीं होगा तो बहुत इंसुलिन हाई चाहिए शुगर उसको। चली जाएंगी। आपने बीच में से थोड़ा बहुत फ्रूट ले लिया तो दैट्स फाइन। आयुर्वेद कहता है कि फ्रूट को बीच में होना चाहिए, पर फिर वो इंसुलिन कवर नहीं मिलता। आम जैसी चीज, लीची जैसी चीज, केला खाना है आपने, तो या तो बच्चा खेलने जा रहा है उससे पहले, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, बट अदरवाइज आम बहुत शार्प स्पाइक देगा अगर बीच में लेंगे स्नैक के तौर पे तो। हाँ, बच्चे काफी समझदार हैं, काफी जल्दी पिकअप कर रहे हैं। कई बच्चों ने लिखना शुरू कर दिया अपना आईसीआर वैल्यू। मैंने और रिप्लाई में आपका कुछ कुछ कैलकुलेशन लिखा है, प्लीज मुझे बताइए डू यू एग्री विद दैट, क्योंकि जैसे घनश्याम जी का मैं आती हूँ उनके एक शुगर उनके उस पे, वो उनका आईसीआर है 17, है ना, और उनकी शुगर एक कार्बोहाइड्रेट है 80 ग्राम, तो उनको 17 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 यूनिट चाहिए। इसका मतलब 80 के लिए लगभग 4 यूनिट चाहिए। ठीक है मेरा मैथ्स? लेकिन शुगर अभी 204 है। 1 यूनिट जो है इनकी शुगर 50 कम करेगी, क्योंकि इनका आईएसएफ 50 है, तो 200 शुगर है, 100 एक्स्ट्रा है, हमें 100 रखनी है तो 100 एक्स्ट्रा है। 1 यूनिट से 50, 2 यूनिट से 100 कम होगी, तो 2 यूनिट इनको करेक्शन हुआ। तो ये 2 + 4 मिला के हो गए 6 यूनिट। तो घनश्याम जी आप कितना लेने वाले हैं आज? 6 यूनिट। ठीक है, तो ये तो बैठ रहा है तालमेल सही। नॉर्मली आप कितना लेते हैं? हर्ष जी का भी मैंने कैलकुलेशन उसमें से निकाला है, उनका कैलकुलेशन में देखने से लगता है कि उनकी रिक्वायरमेंट पर डे की काफी कम है। एक सेकेंड, मैं उनके उस पे आ रही हूँ। हाँ, तो ये ले रहे हैं केवल 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, जबकि इनका आईसीआर है 26। इसका मतलब 1 यूनिट इनका 20 से 25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के लिए चाहिए, तो 10 ग्राम के लिए सिर्फ आधी यूनिट चाहिए। शुगर मैम वो इनकी है 10 290। हम्म। 10 ग्राम नहीं ले रहे, इनका मील कैलकुलेशन हुआ था मैम। अच्छा, तो मील कैलकुलेशन आपका कितना आ रहा था? 100 ग्राम होगा आई थिंक, है ना? कितना था नहीं, मैंने ये देखा नहीं हर्ष मील। जायसवाल है ना, हर्ष जायसवाल का 2 रोटी है, गोभी की सब्जी है, दही, सैलेड। ओ, सो तो वो आप 2 रोटी में दूसरी 30, कार्बोहाइड्रेट, हाँ, उनको 40, फिर 50 आ रहा है मैम, 50 का आप जा रहा है 50, अच्छा आप अप्रोक्सीमेटली, 50 राउंड ग्राम फिगर ले में रहे हैं। लेंगे तो 50 ओ, आप लीजिए उसको। हाँ, तो आपका 1 यूनिट से 25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कवर हो रहा है। आप जो आज खाना ले रहे हैं उसमें 10 ग्राम नहीं है, 50 ग्राम। एक बार फिर से हम कैलकुलेशन करते हैं। केवल एक ही रोटी में आपके 15 ग्राम हो गए, आप तो 2 रोटी खा रहे हो, तो 15 वही 30 हो गए, प्लस आप सब्जी ले रहे हो, तो आप टोटल कम से कम 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। इसका मतलब 2 यूनिट कार्बोहाइड्रेट को कवर करने के लिए शुगर आपकी 290 है, जो 100 होनी चाहिए वो 290 है, तो लगभग 200 ऊपर है, कम से कम 190 ऊपर है। आपकी 1 यूनिट इंसुलिन 90 शुगर कम करती है, तो 2 यूनिट 180 कम करेगी, तो 2 यूनिट करेक्शन हो गए, तो 2 + 2 4 हो गए ना। ठीक है छवि?
हाँ जी मैम। है ना, 4 यूनिट। आप कितना लेने वाले हैं आज हर्ष? मैम नॉर्मली मैं आप वैसे दोपहर की हम्म बंद इंसुलिन। हाँ, तो क्यों बंद रखी है? दोपहर में तो जरूरी है, आप खाना खा रहे हो तो इंसुलिन भी लेनी है। हाँ, लगाती लो हो जाता है इसलिए डॉक्टरों ने बंद कर रखी है सुबह और दोपहर की। तो दोपहर अगर खाने में नहीं लगाते हैं तो बढ़ता नहीं है? अभी तो मैम बहुत वो ज्यादा है। सुबह भी नहीं लगा रहे हैं तो वो मील से पहले 290 आ गया, तो वो अब वो हाँ, शायद 4 यूनिट्स बढ़ता है लगाएंगे तो कभी तीन पोस्ट तक मील चढ़ हाइपो जाता में है। चले जाते होंगे बिकॉज ऑफ दैट प्री मील तो हाइस। आज आज आप एटलीस्ट 2 यूनिट लगा के देखिए, 4 मत लगाइए चलिए। लेकिन 290 से नहीं तो फिर नीचे कैसे आएगी? अभी ज्यादा नहीं है समय। आपको लगता है कि अपने आप 290 से 100 आ जाएगी बिना इंसुलिन लगाए? Yes, मैम। मैम नहीं आएगी डॉक्टरों ना। ने फिर भी मना कर दिया। नहीं, डॉक्टर सही बोले ऐसा जरूरी नहीं है। आपका दिमाग क्या बोलता है वो बताइए। नो मैम, जहाँ नहीं आएगी मुझे। मैम आप जहाँ ट्राई तक करेंगे तभी पता चलेगा कि काम कर रहा है कि नहीं। तो आज आप 2 यूनिट ट्राई करिए डॉक्टर बीना के कहने पे, और देखिए कि हाइपो नहीं तो नहीं नहीं, दूसरी। आप मेरे कहने पे बिल्कुल मत ट्राई करिए, क्योंकि मुझे 2 3 आपके पिछला पैटर्न नहीं पता। हमें तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो देखना है वो ये कि कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ। मैं अभी कह रही हूँ पर मुझे नहीं पता कि इसकी शुगर कल 2 यूनिट से कितनी कम हुई थी लंच पे या परसों। तो मुझे अगर आप हम आपके केस में हमें क्या करना है, ये केवल एक पार्ट ऑफ इंसुलिन डोज मैनेजमेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्लूकोज पैटर्न रीडिंग। कल कितनी थी शुगर, कल कितना इंसुलिन लगाया था, परसों कितनी थी, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। मैं तो आज का बस कैलकुलेशन बता रही हूँ, है ना। ये एक छोटा कैलकुलेशन बहुत क्या तो था आपका कि कल और मैम शुगर का चार्ट बट मैम भेजिए द प्लीज। फैक्ट इज, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मैम द या फैक्ट इज कि 290 की शुगर तो है ना। और हाँ, नहीं अगर ये दैट उस इज ट्रू। खाना हाँ खाएंगे तो फिर भगवान भरोसे ही जाएगी शुगर। हाँ, मुझे एक मैं बार आप कल एक का चार्ट भी चीज भेजिए। यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, इफ यू अलाउ मी, जी कि जी जी। जब बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट होता है या उनको वहां से रेगुलर ग्लाजिन पे के रिजिम पे मैनेज करके डिस्चार्ज किया जाता है, और वो हम्म एनालॉग ले रहे हैं, और एनालॉग हम्म के बाद भी आधे घंटे का गैप रखते हैं, और वो हम्म सोचते हैं कि इंसुलिन लगा के हमारे बच्चे की शुगर लो हो जाती है इसलिए हम इसको अवॉइड कर रहे हैं। वो डिफरेंशिएट नहीं समझ पाते कि हमें कितने गैप के अंदर ही वो खाना खा लेना चाहिए, और करेक्ट। फर्स्ट इंसुलिन के चलो लिए हम वो इतना लंबा गैप नहीं चाहिए होता। चलो हम उनसे भी पूछ लेते हैं। हर्ष की मदर हैं शायद वो ना। आप मुझे जरा सा कल और ये कहाँ, मतलब क्यों आपको ऐसा लगता है कि लो होगा, ये बताइएगा। पहले का एक्सपीरियंस शेयर करिए प्लीज। आप अनम्यूट कर सकते हैं मैम हर्ष। डॉक्टर, आप बताओ। हाँ जी। मैम वो जैसे लगाते हैं ना, तो हमें हॉस्पिटल में बोला था कि आधे घंटे गैप करना है, तो हम आधे घंटे गैप करते थे तो उतने में लो हो जाता था हमारा। अब कल सर ने आईडीएफ वाले सर ने ही बताया कि जो खाते लगाते ही खाने खा लेना है। वो कौन सी इंसुलिन है उस पे भी निर्भर करता है। और दो सौ मैं नब्बे की वैल्यू पे भी निर्भर करता है। हाँ जी आप कौन हाँ सी जी। इंसुलिन लगाते हैं हर्ष? सर सर लिस्प्रो ह्यूमोलॉग। हाँ, ये तो फिर जल्दी असर करता है। अच्छा, आपको ना आज ये ट्रेनिंग इसीलिए हो रही है कि डोज इंसुलिन की कभी भी फिक्स नहीं होती। वो उन्होंने जिस चार्ट पे भेजा होगा, लेकिन आज आपकी शुगर की रियलिटी क्या है, इस बात को हमेशा देखना है। हम शुगर चेक इसीलिए करते हैं ताकि रोज के रोज सारी शुगर ठीक रहे, है ना। आप एक ही डोज लगाते होगे तो बहुत फ्लक्चुएशन हो रहे होंगे, एक दिन अलग एक दिन अलग, ऐसा हो ही यस रहा होगा। मैम। बच्चों में ये बहुत मुश्किल होता है। यस मैम, हम रोटी भी बड़ा नहीं हुआ समझ आ रहा है। पाते हैं कई। तो शाम को कितनी थी कल? कल लंच में कितनी थी और लंच के बाद कितनी थी? कल चेक किया था आपने? मैम कल मैम कल लंच में चेक नहीं कर रहा था, डिनर में कर रहा था, 398 थी। आप इत्मीनान से 2 यूनिट लगाओ। अभी 4 भी लगाओगे तो कुछ नहीं होगा, पर 2 तो लगाइए, नहीं तो फिर आज शाम की फिर 300 आएगी। नहीं होगा ऐसा। कल आपने दोपहर में नहीं लगाया तो शाम को 300 मिली ना आपको। यस मैम। लो तो नहीं थी। तो आज आप लगा के यस फिर मैम। जरूर से इन्फॉर्म करिए, है ना। हम लोग किसी नो को भी आप मैम। इन्फॉर्म करिए, है ना। शुगर का एक चार्ट बनाइए, वो चार्ट को देख के आप समझ पाओगे कि कब मैंने ओके लगाया मैम। तो अगली शुगर कितनी थी। चलो मैं अब आप माइक छवि जी को देती हूँ। यस मैम, कल सर ने बताया मुझे। कितने बच्चों को अपना डाइट नहीं समझ में आया। अभी और भी डाइट्स हैं। अपने आप बंद हो गया।
क्या हर कोई अपना इंसुलिन भी बता पाएगा? आईसीआर और आईएसएफ भेज के हम नेक्स्ट स्टेप पे आए। आज का कार्बोहाइड्रेट हम देखते हैं। आपकी एक यूनिट कितनी कार्ब कम करती है वो हम जानते हैं। तो आप कार्बोहाइड्रेट से के लिए और आज के ग्लूकोज के लिए कितना करेक्शन लेना पड़ेगा, आराम से लिखिए, फिर हम उसको करेक्शंस कर देंगे। रोहित का हो गया, ध्रुव का हो गया। कीपैड। ध्रुव तो ये जैसे कविता है, कविता दार्गन, उनका मैसेज है, बहुत डिटेल में उन्होंने लिखा है। उनका आईसीआर आया है 19, कार्ब है लंच में 50, है ना। तो उनका एक यूनिट इंसुलिन आपका कितना कम कर रहा है कविता जी? 20 यूनिट के करीब, है ना। तो 20 से हम 25 मान लें, तो 50 ग्राम के लिए आपको कम से कम 2 यूनिट चाहिए। आज की शुगर 90 है आपकी, जो ठीक है, तो केवल 2 यूनिट आ रहा है इनका। आपका वैसे लंच डोज कितना है? मैंने थोड़ा ज्यादा ही राउंडिंग कर दी, 2 से 3 आराम से हो सकता है, पर हाँ 2 ही यूनिट है। परफेक्ट परफेक्ट है। तो देखिए, आप अपने आप हमारा बैठ रहा है ना रिदम। एक और किसी का हम देखें। ध्रुव, आप अपने नंबर ऑफ चपातीज भी मेंशन करो बेटा। सब्जी एंड नंबर ऑफ चपातीज, ऐसे आपने सिर्फ कंपोनेंट लिख दिया, अमाउंट नहीं लिखा, जिससे आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो। अच्छा, इशिता आईडी नंबर 341 जो है, उनका आईसीआर है 29। खाने में वो 60 to 70 ग्राम आज कार्ब ले रहे हैं। एक यूनिट इंसुलिन आपकी 30 ग्राम कार्ब को कवर करेगी। तो 60 ग्राम के लिए कितनी चाहिए? 2 यूनिट। आपकी शुगर अभी है 185, जो अगर हम 100 चाहते हैं तो ये 85 ज्यादा है। आपकी एक यूनिट 100 शुगर कम करेगी। तो 85 के लिए आपको लगभग आधे से 1 यूनिट की जरूरत है ना। तो हम आपको आराम से 2-2.5 यूनिट दे सकते हैं। आप कितना लेते हैं लंच में इंसुलिन? इशिता, कितना लेते हैं आप इंसुलिन? 3 यूनिट मैम। बिल्कुल ठीक। तो आज आप उतना ही लेने वाले हैं? हाँ जी। ठीक है, 2 से 2.5 आपका आ रहा है। 3 से लो तो नहीं होता आपका? नो मैम। ठीक, ठीक है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा, ये हमें समझना पड़ेगा कि हम राउंडिंग ऑफ करते हैं तो कुछ कार्ब्स वो उसमें कम ज्यादा होते हैं। तो लगभग 3 अगर आप ले रहे हैं तो उसको आप कॉन्फिडेंटली लीजिए। और किसका हमें करना है? कोई एक जन अपने आप से डोजेस बताएं मुझे। हमने किस, इमरान, इमरान खान, आपकी आईसीआर है 25। कार्ब काउंटिंग इन्होंने लिखी नहीं है शायद, कार्ब काउंटिंग नहीं की है इन्होंने। इसका है मैम। इमरान खान, इमरान खान, ब्रांड का नहीं दिख रहा है मुझे। है ना। तो आपको कार्ब डाइट। बताना है, तभी हम बता पाएंगे कि आईसीआर कैसे यूज करें। आईएसएफ से हमें ये जरूर मालूम पड़ता है कि शुगर आपकी आज 90 ज्यादा है, तो आपकी एक यूनिट 90 कम करेगी। तो 1 यूनिट आपका करेक्शन हो गया। पर आज का कार्ब कितना है और आपको उसके हिसाब से कितनी चाहिए, उसके लिए अपना खाना बताइए प्लीज। गर्वित, गर्वित गौरवित तिवारी ना, गौरवित तिवारी का आईसीआर है 20। आईसीआर का मतलब ये है कि एक यूनिट इंसुलिन आपकी 20 से 25 कम से कम करेगी। कार्बोहाइड्रेट आज आपका है 50 ग्राम। तो आपको 2 यूनिट चाहिए कम से कम, 2 से 2.5 यूनिट चाहिए लंच कवर करने के लिए। आपका आईएसएफ है 75, मतलब एक यूनिट 75 कम करती है, लेकिन आपकी लंच की शुगर केवल 30 ज्यादा है, तो एक्स्ट्रा आधा यूनिट की जरूरत है। तो हम लगता है 2.5 का 3, मतलब 3 यूनिट आपका लंच के लिए ठीक रहेगा आज। गौरवित, आप गौरवित, कितना आप लगाते कितना हैं? राइस खाओगे? आप यहाँ राइस को कटोरी के फॉर्म में पहले मेंशन करो। आप 1 कटोरी खाओगे या 1.5 कटोरी राइस खाओगे? कढ़ी कितनी खाओगे? आपने जैसे भी कैलकुलेट किया है उसको 50 ग्राम्स अगर है। यहाँ क्वांटिटी मेंशन नहीं है तो आई कैन नॉट चेक। हम्म, इमरान ने अपना कार्ब काउंटिंग लिखा है खुद से करके, दैट इज वेरी गुड, बट हम उसको एक बार रीचेक कर लेंगे। 60 ग्राम उनका कहना है कि वो ले रहे हैं आज कार्ब। इमरान खान का कितना है अभी आईसीआर, कहाँ गया?
हाँ, इनका ICR है 25। अगर ये 50 ग्राम कार्ब ले रहे हैं मतलब हो गए 2 यूनिट, प्लस इनका 1 यूनिट 90 शुगर को कम करने के लिए है, तो करेक्शन हो गया 1 यूनिट, तो इंसुलिन हो गई 3 यूनिट लंच के पहले। तो इमरान खान, आप कितना लेते हो लंच के पहले? बिल्कुल ठीक है, 3 से 4 के बीच में आपका डोज आएगा। आ, ठीक है, परफेक्ट। लेकिन कल हमारी कोशिश ये रहेगी कि लंच के पहले भी ना बढ़ी हुई आए, तो उसके लिए फिर सुबह से हम कैलकुलेशन शुरू करेंगे, लेकिन ये काफी काफी नियर टू कैलकुलेशंस आप लोग ले रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो और किसी का रह गया क्या छवि? एक चेक करो। आतिफ खान का मैम रहा है, गौरवित का क्वांटिटी मेंशन नहीं है। धर्निका का है डाइट, 2 बेसन की रोटी है, दाल दही सैलेड पनीर की सब्जी। बच्चों दाल दही कितना खाओगे? ध्रुव, ध्रुव फुटबॉलर हैं एक, लेकिन उन्होंने अपना कार्बोहाइड्रेट काउंट क्वांटिटी क्वांटिटी मेंशन नहीं नहीं है लिखी। मैम, क्वांटिटी मेंशन अच्छा। नहीं है। उसका है सैलेड सोया मटर पनीर हम्म सब्जी, 1 कटोरी सब्जी होगी। चपाती का नंबर मेंशन नहीं है, प्लेन छाछ है तो कोई इसलिए। गौरवित ने अपना भेजा है। ध्रुव, आप अपना डिटेल्स भेजो ना, कितना अमाउंट है। कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग में अमाउंट बहुत मैटर करता है। हम तो चाहेंगे कि आप वेइंग स्केल लेके बैठे और नापे, लेकिन अभी कम से कम अंदाजन हम कैलकुलेट कर सकेंगे, है ना। अमाउंट बताइए प्लीज। हम नाप रहे हैं ना, तो नाप बताना जरूरी है। चलो, मीटिंग बहुत लंबी हो गई है, मेरे ख्याल से हम रैप अप करेंगे। आज के लिए इतना करते हैं, पर मेरे ख्याल से ये सेशंस हम बहुत बीच अच्छा बीच रहा में रख मैम सकते। सेशन। हाँ जी, और इसको कंटिन्यू रख सकते हैं आगे। हाँ, ये वर्क, हाँ, इनको असाइनमेंट्स हम मेरे ख्याल से एक शीट बना लें छवि, हाँ असाइनमेंट जी टाइप मैम। चला जाएगा, दे कैन प्रिंट इट आउट, अपना फिल करना सीखेंगे, है ना। जो आप एक चेंज करना है आपने, बस एक छोटा सा चेंज करना है आपसे, कि कभी भी खाना अपनी थाली में डालोगे ना, कटोरी के से नाप के डालना है। तो चावल लेते हो, पोहा खाते हो, दलिया खाते हो, जो भी खाते हो, क्योंकि हमें क्या होता है माइंड में, हम 1 कटोरी को विजुलाइज कर लेते हैं, जैसे एक एक रोटी को विजुलाइज कर लेते हैं, जैसे एक रोटी बोलते हैं हमारे दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है घर की एक रोटी की। पर हम हर एक दूसरी चीजों को रोटी के हिसाब से एक्सचेंज करते हैं। अब जब चावल पोहा दलिया की बात आती है, अगर कभी किसी खाने के बाद शुगर बढ़ी हुई आती है और हम पूछते हैं कि क्या खाया था, तो लोग बोलते हैं बस कुछ नहीं, आज यही तो खाया था। तो वो मात्रा कितनी है वो नहीं समझ में आता। तो अगर आप पहले उसको कटोरी में डालो फिर अपनी थाली में डालो, ताकि अगली बार जब आप बोलो कि मैंने चावल खाया था तो मुझे इतना चावल रिक्वायर्ड होता है, तो वो आपको आसानी से फिर आप उसको कार्बोहाइड्रेट काउंट करने में थोड़ा मदद करेगा। जैसे हम दाल को भी कटोरी में डालते हैं, दही को भी कटोरी में डालते हैं, अगर आप चावल दलिया पोहा सूजी को भी कटोरी में डाल के देखना शुरू करोगे ना, तो आपको आसान होगा, तभी कैलकुलेट कर पाओगे, नहीं तो कैलकुलेशन हो नहीं पाएगा। एंड मैम बहुत जरूरी है कि हम ये सब लिख लें हाँ लाइन जी। कॉलम्स में, बिकॉज उससे फिर एकदम पैटर्न्स एक बार समझ आ जाते हैं तो फिर सेंस बनता है। हाँ बहुत जी। बार हम सारा कंटिन्यूटी में नंबर्स डाल देते हैं या खाना कंटिन्यूटी में डाल देते हैं तो फिर समझ नहीं आता, तो समझ इतनी नहीं आता। डेटा आ जाता है। पर अगर हमने ब्रेकफास्ट की कॉलम में डाली, लंच की कॉलम में डाली, डिनर की कॉलम में डाली, डोज और शुगर इकट्ठे लिखी, तो फिर समझ आना आसान हो तो जाता फिर है। समझ में आता है, क्योंकि खाने का जो होता है, एक होता है कि खाना कितनी तेजी से शुगर में बदल रहा है, दूसरा आप उसी खाने को किन चीजों के साथ खा रहे हो, कितनी मात्रा में खा रहे हो, तीसरा वो खाना हमारी बॉडी में किस तरह से बिहेव करता है, वो हर किसी का अपना इंडिविजुअल रिएक्शन होता है। तो हमें अपनी बॉडी के बिहेवियर को समझना है। इसलिए शुगर जब आप प्री मील चेक करते हो तो आपका खाना भी साइड में लिखा हो, फिर आपकी पोस्ट मील शुगर आए, इंसुलिन डोज आए, तो आपको एकदम से समझ में आएगा आज मैंने ये खाया था, इतनी मेरी खाने से पहले वाली शुगर थी, इतनी डोज ली थी, मेरी शुगर इतनी आई। और क्या सेकंडली, खाना चाहे भी बड़ा फर्क पड़ जाता है मैम, बिकॉज सत्तू चना है, आप सत्तू और दही को मिला के खाएं या आप कड़ी बनाएं,
दो अलग चीजें हो जाती हैं। बिल्कुल अलग चीज हो जाती है मैम, बिल्कुल सही है। सिर्फ कॉम्बिनेशंस, बच्चों शुगर से फियर होके खाना मत खाओ। एक अपना दिमाग में एक चीज फिक्स कर लो, मुझे अपनी थाली में सारे पौष्टिक तत्वों को रखना है। ये प्रिंसिपल बना के खाना खाना शुरू करो, आधा खाना आपका वैसे ही बैलेंस हो जाएगा। एक चीज हम और ऐड कर सकते हैं इसमें। जैसे रोटी है, दलिया है, सामने चावल भी है। कई बच्चे क्या होता है कि रोटी को तो मतलब च्युइंग कर लेते हैं थोड़ी देर, पर जो राइस है, पोहा है, दलिया, उसको जस्ट स्वेलो करना पसंद करते हैं। तो अच्छा है कि आप सारी चीजों को च्युइंग करें, अपने दांतों का यूज करें। इससे ब्रेन एक सिग्नल भी देता है कि कितनी क्वांटिटी में बॉडी में फूड आ रहा है और कहाँ आपको खुद ही स्टॉप हो जाना है। तो ये जो कम्युनिकेशन है इंटरनल बॉडी से करना, ये जब आ जाता है तो समझ लीजिए कि इंप्रूवमेंट आ जाती है कई चीजों में। तो च्युइंग जरूर करें किसी भी खाने में। छोटी छोटी चीजें हैं ये जिसका बहुत असर पड़ता है। खाना देख खाते समय टीवी या मोबाइल मत देखो। 10-15 मिनट के लिए कंसंट्रेट करो खाने पे ही, उसको एंजॉय करो, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कुछ करो। तो सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा आपको, अच्छा भी लगेगा, और वो अपने आप वो फीलिंग ऑफ फुलनेस भी समझ में आएगी आप लोग को। सीक्वेंस में सबसे पहले अपने सब्जियों को खाओ, सैलेड को खाओ, आधी क्वांटिटी में एटलीस्ट अपना प्रोटीन वाली चीजें जैसे कि दही है, दाल है, अंडा है, दूध है, जो भी है उसको फिनिश करो। फिर साथ में फिर बाद में रोटी पे टच करो। जो छूट रहा है वो छूटना बंद हो जाएगा आप लोग का। और मैम जो आपने कहा टीवी और स्क्रीन का, वो डोज कैलकुलेशन के वक्त तो बिल्कुल भी मत बस देखिए। बिल्कुल नहीं, इंसुलिन लगाते समय डोज बहुत कैलकुलेशन। खतरनाक होता है कि वो लेंटस लगा दिया उसके बजाय, एक्टर पिट के सच्ची बजाय। मैम, कई बार ये टीवी में इतना एनग्रॉस हो जाते हैं, खाना ठंडा हो रहा होता है और खाना मुंह में जाता ही नहीं है, फिर समझ में ही नहीं आता कितनी देर लग गई खाना खाने में। हाइपो कहाँ से हुआ जी। हाँ जी। और दूसरा ये भी इम्पैक्ट पड़ता है ना, अगर टीवी देखते हुए खाना खा रहे हैं तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आइज और ब्रेन पे ज्यादा रहता है, आपके स्टमक पे नहीं। तो स्टमक एक सिग्नल नहीं दे पाता ब्रेन को कि वो आप कितना खा चुके हो। तो इस वजह से इंसान क्या खा रहा है उसको ये नहीं पता होता, और कितना खा चुका है उसको ये नहीं पता होता, और आपकी कार्ब काउंटिंग भी फिर डिस्टर्ब हो जाती है। तो जैसे मैम ने कहा कि खाने के साथ, खाने से बात करते हुए खाएं, कितनी अच्छी चीजें आज आप खा रहे हैं और कितनी अच्छी सेहत आपकी रहने वाली है उससे। और मम्मी पापा को भी थैंक्स बोले खाना खाते वक्त, कि कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपको अच्छा न्यूट्रिशन डाइट देने में वो, ताकि आप भी आगे जाके उनको वैसे ही खाना दें। तो यहीं पे खत्म करें। आई थिंक मैम इज राइट, बीना मैम इज राइट कि अब 1:40 हो गया। बट आई थिंक मेरे हिसाब से आज हमें ये पता चला कि एक छोटी सी क्लास के बाद हर कोई इतने अच्छी तरह से अपने कैलकुलेशंस बता पा रहा था। इट्स नॉट डिफिकल्ट टू लर्न, और आप लोग की लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, तो इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे, है ना? थैंक यू सो मच मैम। आज की वाकई जो मीटिंग काफी इंफॉर्मेटिव रही, और जानते हैं कि इस मीटिंग को आप योगदान फाउंडेशन के साथ कितना टच करके अपना टाइम देते हैं, मेहनत करते हैं कि एक अच्छी तरीके से उन बच्चों तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि आप सभी वाईडीएफ से टच हैं, बच्चों को जानते हैं, पेरेंट्स को जानते हो और उनकी समझ को जानते हैं। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मैम, वीना बंसल मैम, टीना मैम, छवि मैम, अंजू विरमानी मैम। तो सबसे पहले दीपिका, आपको रियली वाकई आपने की स्टोरी आज इंस्पिरेशनल थी, और मैम ने भी काफी आपकी स्टोरी को समझा, सुना, और किस तरीके से हमारे बच्चे ग्रो कर रहे हैं। और ये आपसे समझ आया कि हमें वाकई ही अगर चीजें कुछ ज्यादा सीखने को मिल रही हैं तो इस वजह से मिल रही हैं कि ईश्वर चाहता है कि हमारे माध्यम से दूसरे बच्चे की भी हेल्प हो। तो हम ये ना सोचें कि हमें काफी कुछ आ गया, हमारे बच्चे को काफी कुछ आ गया और हम स्टॉप हो जाएं। नहीं, जितना आ रहा है इंफॉर्मेशन, जितनी नॉलेज मिल रही है, वो हमें अपने स्किल को बढ़ाने के लिए मिल रही है, किसी ना किसी की हेल्प करने के लिए मिल रही है। और इसी हेल्प और सपोर्ट की वजह से ही वाईडीएफ आज ग्रो कर रहा है। दीपिका, आपकी तरह बच्चे हमारे आपके रास्तों पे चलें, आगे निकलें, अपना भी फ्यूचर बनाएं, दूसरे के भी लिए। आपको इसके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स, ऐसे ही बने रहे वाईडीएफ के साथ। एक और भी कहना चाहूंगा, भूमिका है, जितेश है, आप जानते हैं इनकी अभी अभी नई जॉब लगी, और जब जॉब लगी तो ये ऑफिस में आए, बच्चों से मिले,
और इन्होंने अपनी पहली सैलरी में से कंट्रीब्यूट किया। इसे देख करके वाईडीएफ को वाकई बहुत खुशी होती है कि जो बच्चे छोटे से थे उनको समझ थी कि हमारे लिए कोई ना कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है, और हम बड़े हो गए तो अब हमारी बारी है कि वो कंट्रीब्यूशन हम उन्हीं बच्चों के लिए दें ताकि आगे जाके वो भी वाईडीएफ को आगे बढ़ाएं। और ऐसे छोटी छोटी जो जैसे हमने देखा है कि बड़े बड़े पत्थरों को भी है ना चींटियां मिलकर के आपस में उठा लेती हैं। तो ये हमारी शुगर फूड वाली चींटियां हैं। सारे बच्चे अब आइडिया को काफी आगे लेके जाएंगे, इंडिया के हर कॉर्नर तक लेके जाएंगे। थैंक यू दीपिका। डॉक्टर बीना बंसल मैम, आपकी आज भी हमें वो पुरानी चीजें याद आती हैं जब आप गुड़गांव से हमारे कैंप में आया करते थे, बच्चों को समझाया करते थे। आपका समझाने का तरीका बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, इम्प्रूव ही हुआ है। मीन्स बच्चों को अटेंशन दे देते हैं और बच्चे सारे फोकस लगा के हो जाते हैं कि आज ये चीज आने वाली है, ये चीज आने वाली है। तो थैंक यू सो मच मैम, आज भी इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है, ताकत बढ़ती है जब हम आपको अपने साथ देखते हैं। थैंक यू सो मच मैम। टीना खन्ना जी फर्स्ट टाइम जुड़े और इतना इम्पैक्टफुल आपने डाइट के बारे में बताया, बच्चों को पूरी तरीके से घेर लिया आपने। और आज वाकई नई चीज सीखने को मिली है। बच्चे करेक्शन डोज तो करते ही थे, पर अब उनको अपने खाने को भी ऑब्जर्व करने का टाइम मिला है, जिसका सीधा सीधा संबंध आपको छवि मैम बीना मैम को जा रहा है कि हमें अपनी वो कार्ब्स के अकॉर्डिंग भी डोज को सेट करना है। अगर शाम की हमारी हाई आ रही है तो क्यों आ रही है, लो आ रही है तो क्यों आ रही है। टीना मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छवि कोहली मैम काफी लंबे समय से हमारे साथ एसोसिएट हैं, आगे भी रहे। काफी तरीके से आपकी ये सपोर्ट बीच बीच में चलती रहेगी, क्योंकि एजुकेशन हम आज भी ना गुरुकुल के बच्चों की तरह लर्न करते हैं। कॉपी पेन लेके नहीं बैठते, बस सीधा बैठ जाते हैं, जितना दिमाग में आ रहा है घर जाते जाते आधा रह जाता है, और सोने के बाद सुबह उठते हैं तो हार्डली 10% याद रहता है। तो ये चीजें हमें बार बार जरूरत पड़ती रहेगी बच्चों को, पेरेंट्स को। तो आप ऐसे ही बने रहे और एजुकेट करते रहे नई नई चीजों के बारे में। और आज का बहुत अच्छा था, कच्चा अनाज कितने ग्राम होना चाहिए, पका के वो कितना ग्राम बन जाता है। बहुत अच्छी चीजें रही आपकी। थैंक यू सो मच मैम। अंजू मैम, सबसे अच्छी बात है अंजू मैम की कि वो शुरुआत से एक एक चीज इंपॉर्टेंट चीजों को नोट करके रखती हैं और बीच बीच में अपने इनपुट दे करके उन चीजों को सही डायरेक्शन में लाने का बहुत प्रयास करते हैं और हमें भी डायरेक्शन में रखते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे मैम। अंजू मैम का बट आप मैं यहाँ सभी थोड़ा आपको देखिए। इंटरप्ट करूँ सर कि जी आई मैम। थिंक एक चीज हम इस क्लास से लेके जाएं। आपने भी कही, क्योंकि बीना मैम ने हमें समझाई कि बहुत अच्छा लगा मुझे, कि कॉपी पेंसिल रखनी चाहिए हमें। अगली बार सबको बताना चाहिए कि कॉपी पेंसिल रखे, बच्चों ताकि देखो, मैं मैं सर भी कॉपी पेन रखते हैं, सबका नोट कर रहे हैं किस किसने आज अपनी चार चार डिटेल डाली है। ऐसा नहीं है कि सर एडवाइस दे रहे हैं तो नहीं रखते खुद, इवन मैम ने भी रखा हुआ है। यस मैम, वेरी प्लीज। यूजफुल। थैंक यू मैम। तो आपकी मैं सभी अपने एजुकेटर, पैनलिस्ट और डॉक्टर जिन्होंने भी ज्वाइन किया है मैम, हमारा फर्स्ट संडे कैंप होता है, थर्ड संडे भी कैंप होता है, कभी कभी ऑफलाइन भी आकर के हमें अपनी ब्लेसिंग्स दे। आपके मुंह से निकले हुए कुछ वर्ड्स काफी बच्चों की लाइफ चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत बनी रहती है। थैंक यू सो मच मैम। कर लिया इरादा, कोई बाधा सामने टिक ना पाएगी। कोशिश और हिम्मत ही मिलके एक नया सवेरा लाएगी। हर बच्चे को अपना बचपन खुल के जीना चाहिए। कुछ कर पाए, कुछ बन पाए, एक मौका मिलना चाहिए। एक मौका मिलना चाहिए। एक मौका मिलना चाहिए। एक मौका मिलना चाहिए। तब तक हर इंसान को उसका मौका मिलना जाएगा। योग ध्यान फाउंडेशन तब तक आगे बढ़ता जाएगा। Yog Dhyan Foundation, because everyone deserves a chance at life.